वालेकुम। कैसे हैं आप लोग बेटा, खैरियत से? बस विद इन अ मिनट स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं बस। वॉइस और आपको स्क्रीन शेयर हुई नजर आ रही है? मेरी वीडियो सही नजर आ रही है? वॉइस और प्लस स्क्रीन शेयर्ड जरा व्हाट्सएप पे बता दें। सही। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा, कल की क्लास का एंड बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया था और वो स्पेसिफिकली पास्ट पेपर में भी आया हुआ है, और उस एरिया का नाम था स्कोप ऑफ आईएफआरएस 2। स्कोप ऑफ आईएफआरएस 2 कि आईएफआरएस 2 कुछ जगहों पे जाके अंधा हो जाता है। आईएफआरएस 2 कुछ जगहों पे जाके अंधा हो जाता है, यानी उसको नजर नहीं आता, फिर गया, यानी वहां आईएफआरएस 2 अप्लाई नहीं होता। तो आप आपकी अपनी स्क्रीन पे देखें, जो पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं देखें। नंबर 1, transactions with employee in capacity of shareholder is outside the scope of IFRS 2। क्या मतलब? आपने और से सुनना, अपने एम्प्लॉयज को शेयर इशू कर रहे हो, नॉट एज एन एम्प्लॉय बट एज ए शेयर होल्डर, उनको शेयर इशू कर रहे हो, तो ये आईएफआरएस 2 के स्कोप में नहीं है, कल बता दिया था, ठीक है। देन नंबर 2, शेयर एक्सचेंज इन केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज अकाउंटेड फॉर अंडर आईएफआरएस 3। ये क्या था? टेक ओवर के वक्त पेरेंट कंपनी एस कंपनी को कीमत देती है ना, तो कीमत कभी कभार अपने खुद के शेयर्स की फॉर्म में भी देती है। कीमत कभी कभार अपने खुद के शेयर्स की फॉर्म में देती है। तो अगर कीमत अपने शेयर्स की फॉर्म में दे रही है तो ये आईएफआरएस 2 के स्कोप में नहीं, आईएफआरएस 3 के स्कोप में। याद है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हो तुम लोग F7 में? तो ये आईएफआरएस 2 के स्कोप से हटा दिया गया, स्पेसिफिकली आईएफआरएस 3 में उन्होंने रखा है। तभी तुमने पार्ट 2 में ही ये पढ़ लिया था, पार्ट 2 में आईएफआरएस 2 नहीं था। नंबर 3, कल की क्लास के एंड में सबसे ज्यादा इसी पे बात हुई थी। सबसे एंड में मैंने कहा था शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन, पेमेंट ट्रांजैक्शन दैट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ आईएस 32 आईएफआरएस 9 आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आईएफआरएस 2। इसमें मैंने कहा था ना कि अगर कोई डेरिवेटिव की ट्रांजैक्शन होगी, शर्त लगाना, डेरिवेटिव की ट्रांजैक्शन होगी, यानी एक तो ये होता है कि मैंने आज इन्वेंटरी बुक कराई, चीनी आटा कुछ भी बुक कराया, सुनो, और सामने वाले को बोला कि मैं 3 महीने बाद आपसे चीनी आटा इस रेट पे लूंगा और बदले में अपने शेयर्स दे दूंगा, बदले में अपने शेयर्स। और अगर मेरी नीयत, मेरी इंटेंशन फिजिकल डिलीवरी लेने की है, मेरी नीयत, मेरी इंटेंशन फिजिकल डिलीवरी लेने की है, तो फिर ये हलाल बहुत बहुत प्यारा काम है, करो। फिजिकल इन्वेंट्री, फिजिकल डिलीवरी लो और फिर बेच देना बाद में, कोई मसला नहीं है। और शेयर्स दे रहे हो तो आईएफआरएस 2 के स्कोप में। लेकिन एक और काम होता है जिसमें हम नेट सेटलमेंट कर लेते हैं, याद है, टॉप मार के निकल जाते हैं, टॉप मार के गोला घुमा के निकल गए, यानी हमने बुक कराया और अगले महीने जैसे ही रेट डबल हुआ या 10-20 रुपए की फ्लक्चुएशन हुई, हमने सौदा काटा और ऊपर का टॉप लेके भाग गए। तो अब ये वाला जो काम है ना जिसमें नेट सेटलमेंट होती है, ये आईएफआरएस 2 के स्कोप में नहीं है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्कोप में, और ये डेरिवेटिव की अकाउंटिंग इस पे लगेगी, ठीक है। अब याद करो, ये पॉइंट नंबर जो 3 था ना, ये वाला पॉइंट नंबर 3, ये इससे रिलेटेड ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सारी कंडीशंस है जो कल मैंने आपको बताई थी। ये देख लो, ये डब्बा देख लो पूरा, याद है कि एग्रीमेंट नेट सेटलमेंट अलाउ कर रहा हो या पास प्रैक्टिस हो नेट कैश सेटलमेंट की, याद है? ये सारी बातें कल हमने एंड में डिस्कस की थी। ये सारी बातें कल हमने एंड में डिस्कस की थी। ओके, ओके, ऐसा ही था, ठीक। अब एक और चीज आपको बड़ी जबरदस्त सिखानी है, और उस टॉपिक का नाम है ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। यानी ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये वाकई एडवांस लेवल है, ये बहुत एडवांस लेवल है, मैं ही बोलूंगा। यानी ये कभी कभार आई कैप के टीचर्स को आप बताओ ना कि एसीसी में ये चीज भी एक बार आई थी, तो वो हैरान रह जाते हैं कि क्या एसीसी का एग्जामिनर इस तरह इन चीजों में भी घुसता है। ये हकीकत बता रहा हूँ, यानी ये एक वाकई एडवांस और जबरदस्त एरिया है। चलो बिस्मिल्लाह कराता हूँ, बिस्मिल्लाह करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का नाम है ग्रुप एसबीपी ट्रांजैक्शन। ग्रुप एसबीपी ट्रांजैक्शन, ग्रुप एसबीपी ट्रांजैक्शन, ग्रुप एसबीपी ट्रांजैक्शन। यानी अब कंसोलिडेशन से रिलेटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज की अकाउंटिंग जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये एक बार P2 में आया था। आज से 4 या 5 साल पहले 2014 या 13 में आ गया था। प्रैक्टिकल नहीं पूछा था, सब थ्योरी में पूछा था। प्रैक्टिकल कुछ नहीं पूछा था उसने, सब थ्योरी में पूछा था। आइए मैं आपको ये पूरी कहानी, ये किस्सा सुनाता हूँ। समझ लो, पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर कर लिया आज से कुछ सालों पहले। पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर कर लिया है आज से कुछ सालों पहले। आज से कुछ सालों पहले टेक ओवर हो चुका है प्लीज। यानी अब ये लोग एक ही ग्रुप की कंपनीज है। अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब पूरी पूरी एनर्जी चाहिए, फुल चाहिए, कंप्लीट कंप्लीट। पेरेंट कंपनी आज एस कंपनी के प्रेमिसेस में घुसी। पेरेंट कंपनी के मैनेजमेंट के लोग आज एस कंपनी के प्रेमिसेस में घुसे। मेरी तरफ वीडियो में देखें। आज एस कंपनी के प्रेमिसेस में घुसे और सामने देखें, और एस कंपनी के एम्प्लॉइज से कहा, कि बच्चों, पेरेंट कंपनी वाले आज एस कंपनी के प्रेमिसेस में घुसे और एस कंपनी के एम्प्लॉइज से कहा कि बच्चों, तुम लोग 3 साल रुक जाओ या तुम लोग फलाना टारगेट मीट कर दो, तो हम लोग यानी पेरेंट कंपनी वाले आपको शेयर्स इशू करेंगे। रिपीट, रिवाइंड, रिपीट और रिवाइंड। सुनो, पेरेंट कंपनी वाले आज एस कंपनी की प्रेमिसेस में घुसे और एस कंपनी के एम्प्लॉइज से खिताब किया। बोला कि भाई आप लोग ये फलाना टारगेट मीट कर दो तो हम लोग यानी पेरेंट कंपनी वाले आपको शेयर्स देंगे। एस कंपनी नहीं देगी, पेरेंट कंपनी देगी। सही है। अब स्टैंडर्ड कहता है कि ये वाले जो ऑफर दिए ना पेरेंट कंपनी ने, इसकी वजह से एस कंपनी के एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हो जाएंगे। इसकी वजह से एस कंपनी के एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हो जाएंगे। सुनना, तो जब एस कंपनी के एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हो जाएंगे तो वो मेहनत करके कमा के किसको देंगे? एस कंपनी को। यार एस कंपनी के एम्प्लॉइज जब मोटिवेटेड हो जाएंगे तो वो कमा के किसको देंगे? एस कंपनी को। तो एस कंपनी की बुक्स में ऊपर रेवेन्यू बुक होगा ना, एस कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ा देंगे ना। तो स्टैंडर्ड कहता है जब एस कंपनी की बुक्स में रेवेन्यू बुक होगा ना तो नीचे एक्सपेंस भी बुक कर लो अकॉर्डिंग टू इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट। और एस कंपनी की बुक्स में ये एंट्री बना दो। ये देखो मैं एंट्री बना रहा हूँ। एस कंपनी की बुक्स में ये एंट्री बना दो, पीएनएल डेबिट और इक्विटी क्रेडिट, पीएनएल डेबिट और इक्विटी क्रेडिट। यानी ये ट्रांजैक्शन एस कंपनी की, ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंडिविजुअल बुक्स में, एस कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में एज इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। एज इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। इसकी लॉजिक, फिर इसकी लॉजिक भी लिख देता हूँ। इसकी लॉजिक है मैचिंग प्रिंसिपल। इसकी लॉजिक है मैचिंग प्रिंसिपल। क्या लॉजिक है? मैचिंग प्रिंसिपल। चलो मैं फिर रिपीट करता हूँ। पेरेंट कंपनी वाले आज एस कंपनी के प्रेमिसेस में घुसे। एस कंपनी के ओनर्स ने आंखें और कान बंद कर लिए थे। एस कंपनी के ओनर्स ने, इधर देखो मैं एक कहानी समझा रहा हूँ। एस कंपनी के ओनर्स ने आंखें और कान बंद कर लिए और पेरेंट कंपनी वालों ने खिताब किया। पेरेंट कंपनी वालों ने एस कंपनी के एम्प्लॉइज से खिताब किया और बोला कि तुम लोग अगर 3 साल रुक जाओ या तुम लोग ये टारगेट मीट कर दो तो हम तुम्हें ये शेयर्स देंगे अपने खुद के। पेरेंट कंपनी वालों ने बोला हम तुम्हें अपने शेयर्स दे देंगे। तो जब ये ऑफर पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के एम्प्लॉइज को की तो एस कंपनी के एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हो गए। एस कंपनी के एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हो गए। तो जब एस कंपनी के एम्प्लॉइज मोटिवेट हो जाएंगे तो वो एस काम करना शुरू करेंगे, तो वो एस कंपनी को कमा के देंगे ना। जब एस कंपनी के एम्प्लॉइज मोटिवेट हो जाएंगे तो वो एस कंपनी को कमा के दे देंगे। तो एस कंपनी की बुक्स में ऊपर रेवेन्यू बुक होगा, एस कंपनी के बुक्स में एक्स्ट्रा रेवेन्यू बुक होगा। हाँ, तो जब एस कंपनी के बुक्स में एक्स्ट्रा रेवेन्यू बुक हो रहा है तो नीचे एक्सपेंस भी तो मैच होना चाहिए। तो नीचे ये एंट्री बन जाएगी एक्सपेंस डेबिट इक्विटी क्रेडिट। यानी एस कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में ये ट्रांजैक्शन एज इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट रिकॉर्ड होगी बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल, ताकि इनकम और एक्सपेंसेस मैच हो जाएं, ताकि इनकम और एक्सपेंसेस मैच हो जाएं। ये तो एस कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स हो गई। अब अगला सवाल, सर पेरेंट कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में क्या होगा? पेरेंट कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में क्या होगा बता रहा हूँ। पहले 30 सेकंड की खामोशी, पहले 30 सेकंड की खामोशी। ये जो भी मैं बता रहा हूँ नीचे लिखा हुआ है बड़ी अच्छी आसान इंग्लिश में, तुम लोग एंड में पढ़ाता भी हूँ। अब बच्चे का सवाल, बच्चे ने कहा सर ये तो बताएं पेरेंट कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में क्या रिकॉर्डिंग होगी? पेरेंट कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में क्या रिकॉर्डिंग होगी? तवज्जो तवज्जो तवज्जो। पेरेंट कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में क्या रिकॉर्डिंग होगी? बताऊं? बता रहा हूं, बिल्कुल दिल थाम के बैठो। याद रखना सदियों से ये बात मशहूर है, सदियों से ये बात मशहूर है। हाँ, एस कंपनी की इक्विटी है।
जिस बच्चे ने सवाल किया, हाँ एस कंपनी की इक्विटी है, बस सिंपल एक इक्विटी क्रेडिट कर दी हमने। अब सुनो, अब मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, सुनो मेरा डायलॉग सुनो। पेरेंट कंपनी के इंडिविजुअल बुक्स में क्या होगा इस ट्रांजैक्शन का? सुनो डायलॉग सुनो। सदियों से ये बात मशहूर है कि पेरेंट कंपनी एस कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता है। पेरेंट कंपनी एस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है ना। पेरेंट कंपनी एस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर यानी पेरेंट कंपनी एस कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता है। सदियों से ये बात मशहूर है कि पेरेंट कंपनी एस कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर यानी सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है। और मेरी तरफ देखो, इधर देखो, शेयर होल्डर अपनी कंपनी में कुछ भी घुसाए, शेयर होल्डर अपनी कंपनी में कुछ भी डाले, कुछ भी डाले, कुछ भी रिसोर्सेज डाले, वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। शेयर होल्डर अपनी कंपनी में कुछ भी थ्रो करे, कुछ भी इनपुट करे, वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। हाँ, नहीं समझे? तो अभी जो पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के एम्प्लॉयज को जो ऑफर दी है, वो एक मदद है ना। पेरेंट कंपनी की तरफ से एस कंपनी को एक मदद है, मदद। तो पेरेंट कंपनी शेयर होल्डर है ना, तो शेयर होल्डर कंपनी की कोई भी हेल्प करें या कुछ भी चीज कंपनी के अंदर डालें, वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो पेरेंट कंपनी की बुक्स में एंट्री क्या बनेगी? इधर देखो बिस्मिल्लाह। पेरेंट कंपनी की बुक्स में एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट डेबिट और आंखें खुली, आंखें खुली। और बताओ, पेरेंट कंपनी ने, आंखें खुली, पेरेंट कंपनी ने शेयर्स देने का वादा किया है ना। पेरेंट कंपनी ने शेयर्स, पैसे देने का वादा नहीं किया, शेयर्स देने का। तो यहाँ एस बी पी आर क्रेडिट, एस बी पी आर क्रेडिट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, एस बी पी आर क्रेडिट, एस बी पी आर क्रेडिट, सही है। तो ये एंट्री पेरेंट कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में बनेगी। दोनों इदारों की इंडिविजुअल बुक्स में एंट्री बना दी, दोनों इदारों की इंडिविजुअल बुक्स में हजरात एंट्री बना दी है। हजरात दोनों इदारों की इंडिविजुअल बुक्स में एंट्री बना दी है। एस कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में एंट्री क्या बनी? पीएनएल डेबिट इक्विटी क्रेडिट। क्यों? क्योंकि एस कंपनी के एम्प्लॉयज जब मोटिवेट होकर कमा के देंगे तो एस कंपनी को कमा के देंगे ना, तो एस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। एस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो नीचे मैचिंग करने के लिए एक्सपेंस बुक करना है। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल, बल्कि आईएफआरएस 2 के दुनिया में आने की बड़ी लॉजिक्स अगर कोई मांगे तो मैचिंग प्रिंसिपल उसकी लॉजिक याद रखना। आईएफआरएस 2 की असल लॉजिक ही मैचिंग प्रिंसिपल है भाई। हाँ, तो पीएनएल डेबिट और इक्विटी क्रेडिट, पीएनएल डेबिट और इक्विटी क्रेडिट, ये इस कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में और वो पेरेंट कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स में। दोनों लॉजिक्स आपके सामने है। एक सवाल आया है, वैसे कोई जरूरत नहीं है लेकिन चलो मैं जवाब देता हूँ। सर पेरेंट कंपनी की बुक्स में भी इक्विटी क्रेडिट और एस कंपनी की बुक्स में भी इक्विटी क्रेडिट, जवाब दे रहा हूँ। जवाब दूं? पेरेंट कंपनी की बुक्स में तो उसने शेयर इशू करना है इसलिए उसने इक्विटी क्रेडिट की है। एस कंपनी की बुक्स में ये ट्रांजैक्शन कैश सेटल्ड नहीं है बल्कि इक्विटी सेटल्ड है। कैश सेटल्ड इसलिए नहीं है क्योंकि एस कंपनी का कोई रिस्क ही नहीं है। एस कंपनी वालों ने अपनी आंखें और कान बंद कर ली थी ना जब वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो एस कंपनी के ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए उसकी लाइबिलिटी क्रेडिट नहीं है ना, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट करोगे तो रिस्क बढ़ जाता है। लाइबिलिटी क्रेडिट करने से रिस्क बढ़ जाता है और लाइबिलिटी सिर्फ तब क्रेडिट होती है जब आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एनी रिसोर्सेज हो। अब इन सबसे जबरदस्त सवाल आया, बच्चे का हैंड रेस, बच्चे ने कहा सर अब बताएं ग्रुप अकाउंटिंग में क्या होगा। ग्रुप अकाउंटिंग में क्या होगा? मैं लॉजिकल चलूंगा, देखो मैं बहुत ज्यादा लॉजिकल चलूंगा और उसको समझने के लिए थोड़ा सा इनपुट देना होगा आपने। सुनो, सिर्फ मेरी तरफ देखो। पेरेंट कंपनी ने, पेरेंट कंपनी भी ग्रुप का हिस्सा है, एस कंपनी भी ग्रुप का हिस्सा है। इधर देखो, पेरेंट और सब्सिडरी दोनों ग्रुप का हिस्सा है। पेरेंट और सब्सिडरी दोनों ग्रुप के, दोनों एक ही खानदान के लोग हैं, अंदर के ही लोग हैं, दोनों एक ही जिस्म के दो हिस्से हैं। अगर जिस्म की रेफरेंस से बात करें तो दोनों एक एक हाथ है, यूं समझ लो, या एक सर है एक हाथ है तो एक ही बॉडी। पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी एक ही बॉडी का हिस्सा, ये बात मत भूलना। दूसरी बात, यार तुमने बचपन में F3 और F7 में कितनी कंसोलिडेशन पढ़ी है? सोचो यार, तुमने पढ़ी है कंसोलिडेशन? तुम्हें मैं एक बात बोलूं, तुम सोचो ईमानदारी से, अगर कभी एस कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स की सेल्स बढ़ेगी, एस कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स की सेल बढ़ेगी तो एडिंग टुगेदर के बाद ग्रुप की सेल भी बढ़ जाएगी। एस कंपनी की अगर इंडिविजुअल बुक्स में कोई चीज चेंजेस आती हैं तो एडिंग टुगेदर के बाद ग्रुप की बुक्स में भी तो चेंजेस आएंगी, सोचो। हाँ, तो अब एक पल के लिए यूं सोचें कि जब पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के एम्प्लॉइज को ये ऑफर दी कि तुम मेहनत करो और हम तुम्हें ये शेयर्स देंगे, तो इसकी वजह से एस कंपनी के एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हो गए। तो एस कंपनी के एम्प्लॉइज जब मोटिवेटेड हो गए और उन्होंने मेहनत करके कमाना शुरू किया, उन्होंने मेहनत करके कमाना शुरू किया, तो एस कंपनी ने कमाया, एस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा। जरा सोचो, जब एस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा होगा तो एडिंग टुगेदर के बाद ग्रुप का रेवेन्यू भी तो बढ़ा होगा। जब एस कंपनी के इंडिविजुअल बुक्स का रेवेन्यू बढ़ा होगा तो एडिंग टुगेदर के बाद ग्रुप का रेवेन्यू भी तो बढ़ा होगा। हाँ,
हाँ जी, एडिंग टुगेदर के बाद ग्रुप का रेवेन्यू भी तो बड़ा होगा। तो ग्रुप की बुक्स में एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है ना, तो नीचे मैचिंग के लिए एक्सपेंस बुक होगा ना। तो सच बताऊं, ग्रुप की बुक्स में भी ये इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट रिकॉर्ड होगा। इन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड एज इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, क्योंकि ग्रुप के एक मेंबर ने, तवज्जो, ग्रुप के एक मेंबर ने दूसरे मेंबर के एम्प्लॉइज को, यानी ग्रुप के ही एम्प्लॉइज को एक टारगेट दिया और बदले में ग्रुप के शेयर्स ही देंगे। पेरेंट कंपनी के शेयर्स ग्रुप के शेयर्स ही तो हैं, तो पैसे तो नहीं दे रहे ना, बदले में शेयर्स ही मिलेंगे ना एम्प्लॉय को। तो दिस ट्रांजैक्शन इज इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट इन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ये इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट है। तो बच्चे ने कहा कि ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कैसे इक्विटी सेटल बनेगी, जरा आप यहाँ बताएंगे। बिल्कुल बता रहा हूँ, देखो स्क्रीन पे, देखो स्क्रीन में, देखो देखो तो सही, ये पेरेंट और सब्सिडरी का मिलाप, ये ग्रुप बन गया। हाँ, आंखें खुली, हाँ आंखें खुली, इधर देखें। ये इन्वेस्टमेंट और ये इक्विटी आपस में कट जाएगी, क्योंकि अंदर के अंदर की चीजें हैं। ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पेरेंट ने सब्सिडी में जो भी की हुई है अंदर के अंदर की चीजें हैं। ये इन्वेस्टमेंट और इक्विटी कटेगी तो रिमेनिंग एंट्री क्या बचेगी, देखो डॉटेड डॉटेड, ये एंट्री बच जाएगी, ये देखो ये देखो, ये डॉटेड एंट्री बच जाएगी, ये डॉटेड एंट्री बच जाएगी। पीएनएल डेबिट और एसबीपीआर क्रेडिट ये ग्रुप की बुक्स में बचेगी। और पीएनएल डेबिट और एसबीपीआर क्रेडिट इक्विटी सेटल की एंट्री तो होती है यार। जब ये इन्वेस्टमेंट और इक्विटी कटेगी, क्योंकि अंदर ही अंदर की चीजें आपस की चीजें, ये इन्वेस्टमेंट और इक्विटी कटेगी, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, पीएनएल बच जाएगा डेबिट साइड पे और एसबीपीआर बच जाएगा। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल डेबिट और एसबीपीआर क्रेडिट। इसका मतलब ग्रुप की जो बुक्स होगी उसमें ये ट्रांजैक्शन इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के थ्रू रिकॉर्ड होगी। और बिल्कुल सही रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि ग्रुप भी तो कमा रहा है। नहीं समझे, ये जो एम्प्लॉइज मोटिवेट हुए थे, ये जो एस कंपनी के एम्प्लॉइज मोटिवेट हुए थे, इससे जब एस कंपनी की इनकम बढ़ी होगी ऊपर, तो ग्रुप की इनकम भी तो बढ़ी। तो ग्रुप की जब सेल्स बढ़ी है, ग्रुप की सेल बढ़ी यानी ग्रुप की इनकम बढ़ी, तो नीचे मैचिंग के लिए ग्रुप की बुक्स में एक्सपेंस बुक नहीं होगा। तो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस ट्रांजैक्शन इज इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। अब यकीन करें, एक बार एग्जाम में क्या हुआ था बताऊं, इस चीज में घुस गया था वो। ये बिल्कुल ही हटके एरिया था, टोटल हटके एरिया था। ये बुक में कहीं भी नहीं है, बुक का तो सवाल ही नहीं है इसमें, बुक बुक जाके झांट लेना, बुक में कहीं भी नहीं है ये अचानक से डायरेक्ट आईएफआरएस की बुक से मसाइल वाले एरिया से ठक करके यहाँ से लैंडिंग की थी। 7 या 8 मार्क का सवाल फेंका था डायरेक्ट, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं था, सब थ्योरी। तीनों चीजें पूछी थी। इंडिविजुअल बुक्स का ट्रीटमेंट बताओ, पेरेंट कंपनी का, एस कंपनी के इंडिविजुअल बुक्स का ट्रीटमेंट बताओ, और ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रीटमेंट बताओ। तीनों चीजें पूछ गया था एक साथ। ठीक है, अब जो भी मैंने समझाया वो मैंने सब लिखा भी है, सादा सादा और सलीस जबान में, आसान जबान में लिखा भी है। और उसका नाम मैंने रखा हुआ है स्टोरी। पहले मैं एक आध 30 सेकंड खामोश हूँ, फिर मैं आपके सामने वो पेश करता हूँ, आप पढ़ेंगे और देखेंगे उसे। एस कंपनी के लिए पूछ रहे हो, एस कंपनी की एंट्री में भाई एक सवाल पूछा जा रहा है, मैं जवाब देता हूँ, गौर से सुने, कान खोल के प्लीज। यार एस कंपनी की बुक्स में जो एंट्री बनी है, पीएनएल डेबिट इक्विटी क्रेडिट, इसकी क्या लॉजिक है, लॉजिक क्या है, इसकी एक ही लॉजिक है, मैचिंग प्रिंसिपल। इसकी एक ही लॉजिक है, मैचिंग प्रिंसिपल। क्योंकि एस कंपनी के एम्प्लॉइज मोटिवेट हुए तो उन्होंने कमा के दिया एस कंपनी को। तो जब एस कंपनी की बुक्स में ऊपर रेवेन्यू बुक हो रहा है तो नीचे एक्सपेंस भी बुक होगा, तो आपने पीएनएल डेबिट करा। अब या तो लाइबिलिटी क्रेडिट करोगे, इक्विटी। लाइबिलिटी तब क्रेडिट करते हो जब तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी हो। लाइबिलिटी तब क्रेडिट करते हो जब एस कंपनी के ऊपर कोई जिम्मेदारी हो, जबकि एस कंपनी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसने तो आंखें और कान दोनों बंद किए हुए, आंखें और कान दोनों बंद किए हुए, इसीलिए इसको इक्विटी क्रेडिट करवा दिया। इसीलिए इक्विटी, क्योंकि इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश नहीं, कोई पैसे देने की जिम्मेदारी नहीं, इस वजह से। ठीक है, एक और बात चलो बताता हूँ। याद करो, आपके एस कंपनी इन्वेस्टी है और पेरेंट कंपनी इन्वेस्टर है। पेरेंट कंपनी की तरफ से जो भी हेल्प आती है, जो भी रिसोर्सेज आती है, वो इक्विटी साइड पे नहीं लिखते हम। हाँ, पेरेंट कंपनी की तरफ से जो भी इन्वेस्टमेंट आती है या शेयर होल्डर की तरफ से जो भी इन्वेस्टमेंट आती है उससे इक्विटी बढ़ती है ना, तो इसीलिए यहाँ इक्विटी क्रेडिट करी है। अब आपकी खिदमत में स्टोरी है, चलो स्टोरी पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, स्टोरी पढ़ो पूरी, पढ़ो ये स्टोरी, पढ़ो स्टोरी पढ़ो।
ये पढ़ ली, अब ये पढ़ो, ये पढ़ो, देखो ट्रीटमेंट्स पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। देखो इन पी कंपनी बुक्स क्या होगा, ये सब लिखा हुआ है। इन कंसोलिडेटेड बुक्स क्या है, ये देखो ये सारी चीजें लिख दी हैं बेटा, देखें ये सारी चीजें। और ये फाइल कल आपको भेजी भी थी, फिर एक बार भेज दूंगा आज। एंट्रीज बनाने के बाद आज फिर ये फाइल एक बार भेजनी पड़ेगी मुझे, ठीक है? सही। तो ये एरिया याद रखना, ये टेक्निकल एरिया है, ये टेक्निकल एरिया है। और मैंने इस एरिया में पहले एक चीज बता दी थी कि टेक ओवर हो चुका है कुछ सालों पहले। टेक ओवर कुछ सालों पहले हो चुका है। टेक ओवर कुछ सालों पहले हो चुका है। और पेरेंट कंपनी या इस कंपनी के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए शेयर्स दे रही है। सही। चलो। अब अब एक आखिरी एरिया पढ़ा रहा हूं, बस यूं मैं बोल रहा हूं कि ये एक आखिरी एरिया है। IFRS 2 का यहाँ IFRS 2 खत्म हो जाएगा विद पास्ट पेपर, एक पास्ट पेपर भी साथ कराऊंगा, सही है? लेकिन दिलो दिमाग को हाजिर रख के बैठना। पहले तुम मेरी सिर्फ एक बात सुनो, पहले तुम मेरी सिर्फ एक बात सुनो। कल भी पढ़ाया था और आज रिवाइज भी कराया है। IFRS 2 का स्कोप पढ़ाते वक्त कल भी पढ़ाया था और आज रिवाइज भी कराया। पहले कान को जोर दो, इधर दो। चलो। बताया था आपको कि अगर पेरेंट कंपनी टेक ओवर के वक्त कीमत के तौर पे पेरेंट कंपनी टेक ओवर के वक्त कीमत के तौर पे एस कंपनी को जो भी शेयर इशू करेगी वो सारे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन जाएंगे, और वो IFRS 3 के स्कोप में, IFRS 2 के स्कोप में नहीं है। वो IFRS 3 के स्कोप में, IFRS 2 के स्कोप में नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, पेरेंट कंपनी टेक ओवर के वक्त एस कंपनी को कीमत के तौर पे जो भी शेयर इशू करेगी, कीमत के तौर पे जो भी शेयर इशू करेगी, वो IFRS 2 के स्कोप में नहीं है, वो IFRS 3 के स्कोप में। लेकिन अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, अभी अभी ताजा गरम गरम जो पढ़ा है कि पेरेंट कंपनी टेक ओवर हो गया। अब पेरेंट कंपनी अगर इस कंपनी के एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए कुछ शेयर्स दे रही है तो वो IFRS 2 के स्कोप में है। ऊपर अभी ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट की अकाउंटिंग पड़ी, वो IFRS 2 के स्कोप में, वो अलग चीज थी। सही। ओके। अब कभी कभार ये चीजें मिल के आई हैं। एक बार इतना खतरनाक हो गया था, एग्जामिनर दोनों एक साथ मिला दी। यानी दोनों चीजें मिला दी, IFRS 3 और IFRS 2 का कंबाइंड सवाल मारा एक साथ। अब क्या हुआ सुनो, सुनिए यहाँ। ये इससे पहले कि जो अंग्रेजी लिखी हुई है ना, ये जो अंग्रेजी लिखी हुई है इसको छोड़ दो। पहले पहले मैं अपनी देसी तरीके से आपकी खिदमत में पूरी स्टोरी पेश कर देता हूँ। सुनिए एक मिनट, यहाँ देखें, यहाँ देखें बेटा, समझ लो देर इज नो पेरेंट कंपनी। अभी एस कंपनी अकेले जिंदगी गुजार रही थी। आप पहले मेरी स्टोरी अच्छी तरह जम के सुनना, डूब के सुनो पूरी तरह। एस कंपनी अकेले जिंदगी गुजार रही थी, देर इज नो पेरेंट कंपनी, भूल जाओ। और एस कंपनी ने आज से 4 साल पहले अपने एम्प्लॉय को खुद टारगेट दिया था। एस कंपनी वालों ने आज से 4 साल पहले अपने एम्प्लॉयज को खुद टारगेट दिया था कि बच्चों तुम लोग ये टारगेट मीट कर लो तो हम तुम्हें अपने शेयर्स देंगे। पेरेंट आई नहीं, पेरेंट भूल जाओ, नहीं है पेरेंट, छोड़ दो, पेरेंट अभी आई नहीं है दुनिया में। एस कंपनी ने आज से 4 साल पहले अपने एम्प्लॉयज को एक टारगेट दिया था कि भाई आप ये टारगेट मीट करो तो हम आपको शेयर्स देंगे, या 4 साल स्टे कर जाओ तो हम आपको शेयर्स देंगे। अल्लाह की शान, आज ये 4 साल मीट हो गए। देखो मेरे मार्कर को, देखो इधर देखो, आज ये 4 साल मीट हो गए। ठीक है। तो एस कंपनी के एम्प्लॉयज तगड़े हुए हैं, इंटाइटल हुए हैं, उन्होंने कहा भाई अब हमें शेयर्स दो। तो उन शेयर्स की फेयर वैल्यू बनती है जो एस कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को देने ना, वो $20 मिलियन बनती है। उन शेयर्स की फेयर वैल्यू बनती है $20 मिलियन। फिर बोलूं, एस कंपनी के एम्प्लॉयज को एस कंपनी ने अपने शेयर्स देने आज, क्योंकि 4 साल उन्होंने पूरे कर लिए और यही वादा हुआ था। तो एस कंपनी पे जिम्मेदारी है, एस कंपनी की मैनेजमेंट पे जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉय को $20 मिलियन फेयर वैल्यू के शेयर्स दे। आज 4 साल पूरे हो गए। लेकिन मजे की बात ये, जागना, अब आ रहा हूं कहानी में ट्विस्ट आएगा। मजे की बात ये, आज पेरेंट कंपनी ने न्योता भिजवाया, आज पेरेंट कंपनी ने अपनी ऑफर भिजवाई।
हाँ, प्रपोजल भिजवाया कि भाई हम आपको टेक ओवर करना चाहते हैं। पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी वालों को बोला हम चाहते हैं तुम्हें टेक ओवर करना, तुम्हें कंट्रोल करना, बोलो क्या कीमत है तुम्हारी, बोलो तुम्हारी क्या कीमत है, हम कीमत देके खरीदेंगे तुम्हें। तो एस कंपनी की मैनेजमेंट चालाक थी, उसने क्या बोला बताऊं, बोला इतनी इतनी कीमत है, साथ एक और कीमत भी अदा करनी होगी, वो ये है कि ये जो शेयर्स हमने अपने एम्प्लॉय को देने थे ना $20 मिलियन के, ये अब आप दे दें, यानी रिप्लेस कर दें आप। हमें हमें अपने एम्प्लॉयज को $20 मिलियन के शेयर देने थे, हमें अपने एम्प्लॉयज को 20, हम जिम्मेदार थे ना, हम जिम्मेदार थे। अब हम नहीं देते, आप हमारे बदले दे दें $20 मिलियन के, हम नहीं देते, आप हमारे बदले $20 मिलियन के दे दें। तो पेरेंट कंपनी का डन, हम दे देते हैं तुम्हारे बदले, हम दे देते हैं। तुम्हारी ये जो 20 मिलियन की ऑब्लिगेशन है हम चुका देते हैं, तुम्हारी ये 20 मिलियन की जो ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स योर एम्प्लॉइज, ये हम चुका देते हैं, क्यों डरते हो। सुनो, लेकिन पेरेंट कंपनी इतनी अच्छी थी कि पेरेंट कंपनी ने जब खुद के शेयर्स दिए ना, तो बजाय 20 के $22 मिलियन के दे दिए। देखो, बजाय 20 के कितने दे दिए, इधर देखो इंग्लिश, $22 मिलियन के दे दिए। सही है। अब आप मुझे बताएं, पेरेंट जब डील हुई थी टेक ओवर की, तो उसमें एस कंपनी ने शर्त क्या रखी थी कि आप हमारे 20 मिलियन चुका दें, यानी मैंडेटरी एलिमेंट ये रहा, ये मैंडेटरी एलिमेंट था, ये मैंडेटरी एलिमेंट था कि 20 मिलियन के हमारे शेयर्स दे दो, 20 मिलियन की मालियत के शेयर दो। तो ये जब मैंडेटरी एलिमेंट है तो ये सीओआई का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, यानी ये कीमत खरीद का हिस्सा है। इसके बगैर तो एस कंपनी बेचने, एस कंपनी की मैनेजमेंट हमें देने को तैयार ही नहीं थी। अगर हम पेरेंट हैं, अगर हम ये 20 मिलियन ना चुकाते, अगर हम ये 20 मिलियन बोलो ना चुकाते, तो तो एस कंपनी वाले हमें देने को तैयार नहीं थे। ये सीओआई का हिस्सा है, और ये सीओआई का हिस्सा है, तो ये आईएफआरएस 3 का पार्ट बनेगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा आईएफआरएस 3 के थ्रू रिकॉर्ड होती है, तो यहाँ ये 20 मिलियन आईएफआरएस 3 के थ्रू रिकॉर्ड होगी। और बाकी जो 2 मिलियन है, 2 मिलियन है वो पेरेंट कंपनी ने अपनी खुशी से, मेरा डायलॉग सुनना, बाकी जो 2 मिलियन है वो पेरेंट कंपनी ने अपनी खुशी से एस कंपनी के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए दिया है। बाकी 2 मिलियन पेरेंट कंपनी ने अपनी खुशी से एस कंपनी के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए दिया है कि यार हम लोग अभी नए नए टेक ओवर कर रहे हैं, तो हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़े, हमारे इन ग्रुप के एम्प्लॉयज पे अच्छा इंप्रेशन पड़े, तो जाओ यार खुश रहो। एस पेरेंट कंपनी ने ऐसे ही दिया। तो ये वाली चीज पेरेंट कंपनी जो $2 मिलियन है ना, ये पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए दिया ना, ये आईएफआरएस 2 के स्कोप में, ये आईएफआरएस 2 के थ्रू रिकॉर्ड होगा, ये आईएफआरएस 2 के थ्रू रिकॉर्ड होगा। सही है। तो बेटा जो कंपलसरी एलिमेंट है, जो मैंडेटरी एलिमेंट था, वो आईएफआरएस 3 है, क्योंकि वो कीमत का हिस्सा है। असल में वो कीमत खरीद है, असल में वो कीमत खरीद है, और कीमत खरीद जो भी है वो हमेशा आईएफआरएस 3 के थ्रू रिकॉर्ड होगी। कीमत खरीद जो भी है वो हमेशा आईएफआरएस 3 के थ्रू रिकॉर्ड होगी। और जो $2 मिलियन है वो कोई मैंडेटरी नहीं था, वॉलंटरी, पेरेंट कंपनी ने ऐसे ही दिया अच्छी खुशी से। पेरेंट कंपनी ने इस कंपनी के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए दिया। तो आप कभी भी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए शेयर देते हो तो वो आईएफआरएस 2 के स्कोप में, वो आईएफआरएस 2 के क्या है, स्कोप में है। 1-2 मिनट रुकता हूँ, फिर ऊपर थ्योरी भी पढ़वाता हूँ तुम्हें। अब एक आखिरी चीज बोलता हूँ। अब पेरेंट कंपनी ने कुल 22 मिलियन की चीजें दी, सुनना एक बेटा, और पेरेंट कंपनी ने 20 तो दी वो तो जिम्मेदारी थी, और बाकी जो 2 मिलियन एक्स्ट्रा दी ना, उसके बदले पेरेंट कंपनी ने एक शर्त रखी कि एम्प्लॉय को बोला इस कंपनी के कि तुम्हें 2 साल रुकना पड़ेगा आगे। ये जो 2 मिलियन एक्स्ट्रा दे रहा हूं उसके बदले 2 साल रुकना पड़ेगा। तो वेस्टिंग कंडीशन अगर रख दी ना, तो ये 2 मिलियन को डिवाइड बाय 2 करके 2 सालों पे स्प्रेड कर देना, 1-1, 2 सालों पे 1-1 स्प्रेड कर देना, 2 सालों पे 1-1 स्प्रेड कर देना। भाई जो एक्स्ट्रा दिया है ये मोटिवेट करने के लिए दिया है ना, एक्स्ट्रा $2 मिलियन पेरेंट कंपनी ने इस कंपनी के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए दिया है। हाँ, तो इसको आप 1-1 मिलियन पे स्प्रेड कर देना, इसको आप 1-1 मिलियन पे क्या कर देना, स्प्रेड कर देना। हाँ, क्योंकि आपने बोला है सामने के 2 साल, 2 साल तुम्हें रुकना होगा इसके बदले, तो ये 2 सालों पे स्प्रेड होगा। लेकिन ऐसा पास्ट पेपर का जो सवाल आया था ना, उसमें क्या लिखा था कि पेरेंट कंपनी ने इस कंपनी के एम्प्लॉयज को बोला ये ले यार, रख ले, जा रख ले कोई, आई डोंट वांट एनी पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विसेज, आई डोंट वांट, या वी डोंट वांट एनी पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विसेज, इसके बदले हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में ये 2 मिलियन 1 सेकंड में एक्सपेंस हो जाएगा, ये 2 मिलियन 1 सेकंड में एक्सपेंस हो जाएगा, 2 मिलियन 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा।
ये 2 मिलियन 1 सेकंड में एक्सपेंस हो जाएगा, ये 2 मिलियन 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ओके, क्योंकि व्हेन देयर आर नो पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विसेज, यानी पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के एम्प्लॉयज को बोला हमें इसके बदले यार कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इसके बदले कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जाओ रख लो, तो फिर ये इमीडिएटली एक्सपेंस हो जाएगा 2 मिलियन। सही? हाँ, मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, फिर आपको ऊपर थ्योरी रीड कराता हूँ। अब आप पहले थ्योरी पढ़ें, देखें, ये पढ़ें, रिप्लेसमेंट अवार्ड्स, टॉपिक का नाम क्या है, रिप्लेसमेंट अवार्ड्स। रिप्लेसमेंट अवार्ड्स पढ़ो। पढ़ लो, देखो दोनों एरो। If replacement compulsory, then make it part of COI, IFRS 3. If replacement not compulsory, then treat it under IFRS 2. चलो, ये आया था पास्ट पेपर, देखो मैं चुप हूँ, ये आया था पास्ट पेपर, बच्चों की तरह तुम समझ सकते हो, मैंने उसी पास्ट पेपर के नंबर से समझाया, जाओ देख लो, बच्चों की तरह तुम समझ सकते हो, ये पूरा पास्ट पेपर आया था, मर्गी का सवाल था, वही मार्गी वाला, MARGI मार्गी वाला सवाल ही था। एक सवाल आया एक बच्चे का, सुनो, उसने कहा ये कंपलसरी और नॉन कंपलसरी रिप्लेसमेंट का मतलब समझा दे। मैं समझाता हूँ, देखो बेटा, जो उसने भी सवाल पूछा है वो सुने, कि अगर पेरेंट कंपनी एस कंपनी को शेयर्स इशू कर रही है कीमत के तौर पे, कीमत के तौर पे, तो वो सीओआई का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, और वो आईएफआरएस 3 का हिस्सा है, यानी कीमत खरीद के तौर पे जो भी शेयर दिए जा रहे हैं वो आईएफआरएस 3 का हिस्सा है। ठीक है, मैं आपको पहले एक मिसाल देता हूँ, सुनो, लेट अस से मैं जिस रूम में बैठा हूँ मुझे वो रूम बेचना है, मैं जिस रूम में इस वक्त बैठा हूँ वो रूम मुझे बेचना है, आप में से कोई बच्चा वो खरीदने आया, तो मैंने कहा मैं इस एक शर्त पे रूम भेजूंगा कि मेरे फला कर्जदार का कर्ज अदा कर दो, मैंने कहा मैं एक शर्त पे ये रूम बेचूंगा कि मेरे मेरे फला कर्ज, मेरे पर एक कर्जा है वो आप चुका दो, तो आप जब मेरा कर्जा चुका रहे हो इसलिए चुका रहे हो क्योंकि आपको ये रूम खरीदना है, आप मेरा कर्जा इसलिए चुका रहे हो आपको ये रूम खरीदना है, इसका मतलब असल में आप कीमत दे रहे हो ना, असल में आप उस कर्जे को चुकाते चुकाते मेरी कीमत दे रहे हो, मेरी कीमत है यार, मेरे रूम की कीमत है। तो यहां भी तो ऐसा ही हुआ कि एक जिम्मेदारी जो एस कंपनी की थी, एक जिम्मेदारी जो एस कंपनी की थी, पेरेंट कंपनी ने कहा हम तुम्हारी जिम्मेदारी ले लेते, तुम हट जाओ, तो इसका मतलब पेरेंट कंपनी ने कीमत दी ना। तो वो जो 20 मिलियन का एलिमेंट है जो हर हाल में डील में लिखा गया था कि वो पेरेंट अब एस कंपनी के लिए देगी, तो वो कीमत है, तो वो आईएफआरएस 3 का हिस्सा है, वो सीओआई है, और बाकी जो 2 मिलियन एक्स्ट्रा दे दिए ओवर एंड अबव, वो अपनी खुशी से दे दिए एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। तो अगर पेरेंट कंपनी एस कंपनी के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए शेयर्स देती है तो वो आईएफआरएस 2 है, बिल्कुल आईएफआरएस 2 का स्कोप। आप लोग ये सवाल पढ़ें, ये वही बातें हैं जो मैंने पढ़ाई हैं वही वापस लिखी हुई है। चलो पढ़ो।
मार्गी हैज एक्वायर्ड 100% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ एंटालिया। अभी अभी मार्गी पेरेंट है और इन्होंने एंटालिया के यानी सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑन 1 दिसंबर 2009। अब जरा स्टोरी सुना रहा है, आगे से स्टोरी सुनो, जैसे फिल्मों में स्टोरी नहीं होती क्या, बेस्ट कंपनी ने पास में क्या किया होता है। एंटालिया हैड प्रीवियसली ग्रांटेड अ शेयर बेस्ड पेमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज विद 4 ईयर वेस्टिंग पीरियड। एस कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को खुद वादा किया था कि हम आपको 4 साल बाद शेयर देंगे और आज वो 4 साल पूरे हो गए। अब इंग्लिश पढ़ें। इट एम्प्लॉइज हैव रेंडर्ड, एम्प्लॉइज आज काम करके तगड़े खड़े हैं भाई, हमने तो काम कर दिया। हैव रेंडर्ड द रिक्वायर्ड सर्विसेज फॉर द अवार्ड एट द एक्विजिशन डेट बट हैव नॉट येट एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस, हैव नॉट येट एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस। हाँ, यानी अभी तक वो ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुए हैं, यानी अब पेरेंट कंपनी को देना ही देना, सॉरी एस कंपनी को बस 4 साल पूरे हो गए तो अपने एम्प्लॉइज को शेयर देने पड़ेंगे, लेकिन इसी दौरान पेरेंट कंपनी ने कहा हम टेक ओवर करना चाहते हैं। चलो अब पढ़ो। द फेयर वैल्यू ऑफ द अवार्ड एट 1 दिसंबर 09 इज 20 मिलियन। एस कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को जो शेयर्स देने हैं उसकी फेयर वैल्यू 20 मिलियन थी आज। अब एंड पढ़ें पढ़ें डील पढ़ें। एंड मार्गी इज ऑब्लाइज टू रिप्लेस द शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स ऑफ एंटालिया विद अवार्ड्स ऑफ इट्स ओन। यानी डील में ये लिखा हुआ है कि पेरेंट कंपनी हर हाल में ये अवार्ड को रिप्लेस करके देगी, तभी आपको ये एस कंपनी मिलेगी, यानी कीमत खरीद, ये कीमत खरीद की बात हो रही है। नहीं समझे? एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि पेरेंट कंपनी मस्ट इज ऑब्लाइज टू, यानी फर्ज है पेरेंट कंपनी के ऊपर कि पेरेंट कंपनी इन अवार्ड्स को रिप्लेस करके दे, अपने शेयर्स दे। सही, तो ये कीमत खरीद का हिस्सा हुआ ये $20 मिलियन। आगे पढ़ो। मार्गी इश्यूज, लेकिन पेरेंट कंपनी का दिल कितना बड़ा था। अवार्ड दैट डज नॉट रिक्वायर्ड, ये भी पढ़ लेना, दैट डज नॉट रिक्वायर एनी पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विसेज। द फेयर वैल्यू ऑफ द रिप्लेसमेंट अवार्ड एट द एक्विजिशन डेट इज 22 मिलियन। पेरेंट कंपनी को देना था 20 मिलियन, जिम्मेदारी कितने की थी, $20 मिलियन की थी, लेकिन पेरेंट कंपनी पे रिक्वायरमेंट $20 मिलियन की थी, लेकिन पेरेंट कंपनी ने बात सुने, पेरेंट कंपनी ने दे दिए 22। तो अब इसका मतलब ये हुआ पेरेंट कंपनी ने 2 मिलियन एक्स्ट्रा दे दिए ना, तो जो 2 मिलियन एक्स्ट्रा दे दिए ना वो बेटा आईएफआरएस 2 के स्कोप में, वो आईएफआरएस 2 के स्कोप में। इसका मतलब टोटल 22 मिलियन है। 22 मिलियन में से 20 मिलियन जो थे वो मैंडेटरी थे, ये मैंडेटरी थे। सही, तो जो चीज मैंडेटरी है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन जाएगी और उस पर अप्लाई होगा आईएफआरएस 3। ओके, और जो चीज वॉलंटरी ऐसे ही एक्स्ट्रा मोटिवेशन के लिए दिए $2 मिलियन, ये किसके हिस्से में आ जाएंगे, ये आईएफआरएस 2 के स्कोप में, आईएफआरएस 2 के थ्रू बुक होंगे। और साफ साफ लिखा हुआ है, देखो ऊपर एक लाइन पढ़ लो, दैट डज नॉट रिक्वायर पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विसेज, यानी इसके बदले पेरेंट कंपनी ने इस कंपनी से कुछ भी नहीं मांगा। पेरेंट कंपनी ने इस कंपनी के एम्प्लॉय से कोई एक्स्ट्रा काम नहीं लिया, कोई 2 साल 3 साल का वेस्टिंग पीरियड नहीं है ना, तो ये इमीडिएटली एक्सपेंस हो आउट हो जाएगा, ये इमीडिएटली एक्सपेंस आउट हो जाएगा। मैं 1 मिनट एक नाम यूज करके आपको एक चीज समझाता हूँ। ये एक अनकंडीशनल ग्रांट की तरह हो गई, याद है अनकंडीशनल ग्रांट 1 सेकंड में एक्सपेंस बुक होती थी। अनकंडीशनल ग्रांट 1 सेकंड में क्या बुक होती थी, एक्सपेंस बुक होती थी। ओके, तो अब इस 22 में से 20 मिलियन की सीओ आई है और 2 मिलियन जो है वो आईएफआरएस 2 के थ्रू एक्सपेंस आउट हो जाएगा, आईएफआरएस 2 के थ्रू एक्सपेंस आउट हो जाएगा। भाई रिमेनिंग 2 मिलियन, रिमेनिंग 2 मिलियन का क्या होगा, रिमेनिंग 2 मिलियन वही आपको पता है कि एस कंपनी के बुक्स में पीएनएल डेबिट इक्विटी क्रेडिट, याद है वही जो भी ऊपर ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट पढ़ा था वही वाला ट्रीटमेंट होगी, जो ऊपर ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट पढ़ा था वही वाली ट्रीटमेंट होगी इसकी। रिमेनिंग 2 मिलियन की नॉर्मल ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट वाली ट्रांजेक्शन है ये, ठीक है, जो आईएफआरएस 2 के थ्रू ऊपर नहीं पढ़ाया था अभी। अभी तो ये 1 मिनट ये देखो, इधर देखो, ये जो पढ़ाया था ना आईएफआरएस 2 के थ्रू, ये वाली ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। आईएफआरएस 2 विद ग्रुप ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन होगी, ये 2 मिलियन। और जो कितने मिलियन है, 20 मिलियन है, वो आईएफआरएस 3 के थ्रू अकाउंट फॉर होगा, 20 मिलियन आईएफआरएस 3 के थ्रू अकाउंट फॉर होगा। ओके, सही, डन। क्या आप लोगों ने उस लेक्चर के बाद ये आइडेंटिफाई कर लिया था,
उस लेक्चर के बाद जो मैंने सारा लेक्चर दिया था उसके बाद ये आइडेंटिफाई कर लिया था? बोलो, गेम समझ गए? हाँ जी, फरमाइए। बढ़े आगे बोलो, बढ़ जाए आगे बोलो। ग्रीन सिग्नल। हाँ भाई, बढ़े। चलो बेटा, अब यहाँ से हम एक बड़ा स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरह IFRS 2 बड़ा था, इससे भी बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, अब अल्लाह करे आए भी उसमें से। हम अब यहाँ से मूव करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे। अब हम यहाँ से मूव करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पे मूव कर रहे हैं। अब हम यहाँ से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मूव कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाते वक्त मुझे बहुत कुछ तुम्हें बेसिक F7 की चीजें भी पढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें आप लोग भूल चुके हो। कितने लोग 2-2 साल पहले पढ़ा था, किसी ने 3 साल पहले पढ़ा था, तो मुझे अलाइन करना पड़ेगा और मजबूरी है तो करना भी पड़ेगा। सही, चलो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला का नाम लेके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेसिक चीजें कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके आदत हो जाएगी, कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। देखो बेटा, आज ये ईयर 0 है, दिस इज ईयर 0 एंड दिस इज ईयर 3 नजर आ रहा है। आज मुझे ईयर 0 पे पैसों की जरूरत पड़ी, मैं इस तरह की स्टोरी बना के आपको पेश कर रहा हूँ। ईयर 0 पे मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने $1000 का लोन ले लिया। तो जब मैंने $1000 का लोन लिया तो मेरी बुक्स में एंट्री बनी होगी बैंक डेबिट और लोन। मैंने $1000 का लोन ले लिया तो मेरी बुक्स में एंट्री बनी होगी बैंक डेबिट 1000 और लोन क्रेडिट 1000। ऐसा ही है? सही है। मैंने सामने वाले को बोला, यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं आपको कोई एनुअल इंटरेस्ट नहीं दे सकता। सामने वाले को मैंने बोला, भाई मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं आपको कोई एनुअल इंटरेस्ट नहीं दे सकता। तो उसने कहा, नहीं चाहिए मुझे इंटरेस्ट। बड़ा प्यार से बोला मुझे नहीं चाहिए इंटरेस्ट, छोड़ दो, जाओ, इंटरेस्ट नहीं चाहिए। तो मैं खुश यार, मैंने कहा अरे वाह, इंटरेस्ट बच गया। तो मुझे क्या बोलता है बताऊं, कि अभी $1000 का लोन लेके जा रहा हूँ, एनुअल कुछ भी नहीं देना, लेकिन 3 साल बाद जब लोन वापस करने आओ ना, 3 साल बाद जब लोन वापस करने आओ, तो $1000 तो वापस करना ही करना। $1000 तो वापस करना ही करना, प्लस 331 का रिडेम्पशन प्रीमियम दे देना। $1000 तो वापस करना ही करना, प्लस 331 का क्या दे देना, रिडेम्पशन। यानी एंड में ये वापस करना। ये देखो, ये नंबर देखो, नजर आ रहा है, 1331 वापस करना। मेरा मुंह बन गया, मैं उसी वक्त समझ गया कि वो जो इंटरेस्ट छोड़ रहा है वो एंड में ले रहा है, तो मैं एक बात बोलूं, डायलॉग सुनोगे। रिडेम्पशन प्रीमियम सिर्फ नाम का रिडेम्पशन प्रीमियम है, हकीकत में इंटरेस्ट है। रिडेम्पशन प्रीमियम सिर्फ नाम का रिडेम्पशन प्रीमियम है, हकीकत में क्या है, इंटरेस्ट है। रिडेम्पशन प्रीमियम सिर्फ नाम का रिडेम्पशन प्रीमियम है, हकीकत में क्या है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड। तो जब ये पैसे 3 साल यूज हुए, तो ये इंटरेस्ट यानी रिडेम्पशन प्रीमियम भी ओवर द लाइफ ऑफ लोन स्प्रेड होना चाहिए। जब ये पैसे 3 साल यूज हुए, तो ये रिडेम्पशन प्रीमियम यानी ये एक इंटरेस्ट ही है, ये 3 सालों पे स्प्रेड होना चाहिए। तो अब ये 3 सालों पे स्प्रेड होगा थ्रू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये पहले सवाल में गिवन है 10%। कितना गिवन है, 10%। अब आप देखें, इधर देखें, मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। आप देखें, एंट्रीज बना के सिखा रहा हूँ अभी। बताओ, पहले साल आपने डे 1 पे लोन कितने का लिया है, 1000 का लोन लिया है। तो पहले साल सामने वाली पार्टी, पहले साल सामने देखें, सामने वाली पार्टी ने हमारे कितने पैसे, हमने सामने वाली पार्टी के 1000 यूज किए, तो 1000 का 10% होता है 100। इधर देखें, जब साल गुजर गया तो आप एंट्री बनाओगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि लोन यूज कर लिया ना, 100 रुपए। और बताओ, फिजिकल इंटरेस्ट तो आप दे नहीं रहे, एंड में एक साथ दोगे, एंड में एक साथ ही दोगे, तो ये 100 रुपए लोन में शामिल कर दोगे, 100 रुपए लोन का पार्ट बना दोगे। सही है। अब बताओ, तुम्हारा लोन इनिशियली कितना था, तुम्हारा लोन इनिशियली 1000 रुपए था, 1000 में 100 रुपए ऐड करो तो लोन कितना हो गया, 1100 हो गया, लोन 1100 हो गया। अब जरा सेकंड ईयर देखें, सेकंड ईयर आपने पूरे साल सामने वाली पार्टी के 1100 यूज किए, सेकंड ईयर आपने सामने वाली पार्टी का आउटस्टैंडिंग लोन था 1100। बेटा इस पे 10% लगाओ, 110 आ जाएगा। तो आप एंट्री बना दोगे
इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 110 और लोन क्रेडिट 110। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 110 और लोन क्रेडिट 110। बताओ 1100 में 110 ऐड करो तो 1210 आ जाएगा। 1100 में 110 ऐड करो तो 1210 आ जाएगा। बताओ थर्ड ईयर सामने वाली पार्टी के हमने कितने यूज किए 1210। बेटा 10% से मल्टीप्लाई करें तो 121 आ जाएगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 121 और लोन क्रेडिट 121। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लोन क्रेडिट 121 सही। अब बताओ 1210 में 121 ऐड करोगे, 1210 में 121 ऐड करोगे तो एंड में गाड़ी एंड में 1331 पे आके रुकेगी। एंड में गाड़ी डॉट 1331 पे आके रुकेगी। हाँ, और सामने वाले को हमें पे भी कितने करने हैं 1331। तो हम एंट्री बना देंगे लोन डेबिट। देखो ये आखिरी दिन ये एंट्री बनेगी। तो देखो लोन डेबिट 1331 और बैंक क्रेडिट 1331। लोन डेबिट और बैंक क्रेडिट 1331। लोन डेबिट और बैंक क्रेडिट 1331। अब मैं एक डायलॉग बोलूं, यकीन करें 3 सालों की इनकम स्टेटमेंट में एक चीज स्प्रेड हो गई है। बताओ जो रिडेम्पशन प्रीमियम था ना, ये जो लोन लिया था इस बार एक ही खर्चा हुआ। इस लोन पर 3 सालों में एक ही खर्चा हुआ, दैट इज रिडेम्पशन प्रीमियम। दैट इज रिडेम्पशन प्रीमियम। बताओ इस रिडेम्पशन प्रीमियम पे 331 का खर्चा हुआ। देखते हैं 331 इनकम स्टेटमेंट में कैसे गया, चेक कर लो। पहले साल 100 रुपए गया, दूसरे साल 110 गया और तीसरे साल 121 गया। पहले साल 100, दूसरे साल 110 और तीसरे साल 121। ये तीनों नंबर्स को ऐड करो, 100, 110 और 121 को ऐड करो, कितना बन जाएगा 331 आ जाएगा। 331 आ जाएगा। हाँ सही सही। तो अब मैं एक बात बोलूं, देखो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के थ्रू रिडेम्पशन प्रीमियम ओवर द लाइफ ऑफ लोन स्प्रेड हो गया। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के थ्रू रिडेम्पशन प्रीमियम ओवर द लाइफ ऑफ लोन क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। और एक बात क्लियर सुन लें कि रिडेम्पशन प्रीमियम फकत एक नाम का रिडेम्पशन प्रीमियम है, हकीकतन वो सूद है, हकीकतन वो इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड। तो जब आपने लोन 3 साल यूज किया तो इस पैसे को भी 3 सालों में स्प्रेड करोगे, इस इंटरेस्ट को भी। ठीक है, चेक कर लो बेटा। अब सेकंड केस, जाग जाए सेकंड केस, ये सब F7 में पढ़ाया जाता है, सब पढ़ाया जाता है F7 में। आ जाओ सेकंड केस। अब क्या हुआ कि मेरे हालात थोड़े बेहतर हो गए, प्लीज सुने। अब मेरे हालात थोड़े बेहतर हो गए, बिल्कुल आराम से सुकून से सुने, हाँ सब समझाऊंगा। अब मेरे हालात बेहतर हो गए। अब मैं 1000 रुपए का लोन लेने गया, मुझे पता था मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%। मैं 1000 रुपए का लोन लेने गया, मुझे पता था कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%। सही है। तो मैंने सामने वाले को बोला कि यार मैं तो सिर्फ 5% दे सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, मैं एनुअल इंटरेस्ट फिक्स 5% दे सकता हूँ। तो सामने वाले ने कहा कोई मसला ही नहीं, आप 5% दे दो, जबकि मार्केट में रेट 10% है। तो मैं भी हैरान यार, मार्केट में रेट 10% है और ये 5% पे मांग गया। तो बदले में क्या बोला बताऊं, बोला अभी लोन ले रहे हो, लोन ले लो और 3 साल तक 5-5% देना, लेकिन 3 साल बाद जब आप रिडेम्पशन का टाइम आएगा, 3 साल बाद कौन सा टाइम आएगा, रिडेम्पशन का टाइम आएगा, तो उस टाइम जब वापसी करना हो ना तो 1165.5 वापस करना। जब वापस करना हो तो कितना वापस करना, 1165.5, यानी 165.5 का रिडेम्पशन प्रीमियम दे देना। जब वापस पैसे लौटाने आओ तो 165.5 का क्या दे देना, रिडेम्पशन प्रीमियम। जैसे ही उसने बोला ना 165.5 का रिडेम्पशन प्रीमियम दे देना, मेरी शक्ल बन गई। मैं समझ गया वहां जो छोड़ रहा है वो एंड में ले रहा है, वहां जो छोड़ रहा है वो एंड में ले रहा है। यानी साफ बात है बेटा, साफ सी बात है, रिडेम्पशन प्रीमियम सिर्फ नाम का रिडेम्पशन प्रीमियम है, हकीकत में वो एक सूद ही यार, हकीकत में वो एक इंटरेस्ट है, हकीकत में वो एक क्या है, इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है तो वो ओवर द लाइफ ऑफ लोन स्प्रेड हो जाएगा। इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है तो अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल वो ओवर द लाइफ ऑफ लोन स्प्रेड हो जाएगा। अब
सुकून से सुने। अब जो सेकंड सवाल हम कर रहे हैं उसमें एक फिजिकल इंटरेस्ट आ रहा है, यानी हर साल हमें फिजिकली कुछ कैश पे करना होगा, हर साल हमें फिजिकल इंटरेस्ट देना होगा। अब देखो ये डब्बा देखो, ये डब्बा देखो, पूरी दुनिया में फिजिकल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला है, देख लो, वर्ल्ड वाइड फिजिकल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला क्या है, पढ़ें। फिजिकल इंटरेस्ट कभी भी निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है, फेस वैल्यू ऑफ लोन इनटू कूपन रेट, फेस वैल्यू ऑफ लोन इनटू कूपन रेट, फेस वैल्यू ऑफ लोन, जो लोन की फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू, उसको कूपन रेट से मल्टीप्लाई कर देना, आपका फिजिकल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब बताओ, इस सवाल में लोन की इनिशियल वैल्यू यानी फेस वैल्यू 1000, यहाँ देखें 1000 की फेस वैल्यू है, और फिजिकल इंटरेस्ट का कूपन रेट कितना है, देखो 5%, तो ये आ जाएगा 1000 का 5% इज 50, 1000 का 5% इज 50, फिक्स 50 आ गया, 1000 का 5% इज फिक्स 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 50 आ गया। हाँ, तो हर साल जो फिजिकल इंटरेस्ट जाएगा वो 50 जाएगा, फिजिकल इंटरेस्ट जो जाएगा वो क्या जाएगा, 50 जाएगा। हाँ, अब बच्चे ने कहा इस बार अकाउंटिंग कैसे होगी, वैसे ही होगी, डरना नहीं, डरने का नहीं है। इनिशियली आपने 1000 रुपए का लोन लिया था, इनिशियली आपने 1000 रुपए का लोन लिया था, तो पहली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट, पहली एंट्री हमारी बुक्स में बनेगी बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट, 1000 रुपए की बन गई। अब आपके पास जो एक्सपेंस आप बुक करोगे वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे ही करोगे, जो आप एक्सपेंस इंटरेस्ट का बुक करोगे इफेक्टिव रेट पे ही बुक करोगे। क्यों, लॉजिक सुन लो, इफेक्टिव वर्ड सुनो, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एक ऐसी चीज है जिसमें इफेक्टिवली सब चीजों का इम्पैक्ट शामिल होता है, उसमें फिजिकल इंटरेस्ट का इफेक्ट भी शामिल होता है और रिडेम्पशन प्रीमियम का इफेक्ट भी शामिल होता है, जिसमें इफेक्टिवली तमाम चीजों का इफेक्ट शामिल होता है और जो स्प्रेड करनी है, सही है। तो अब जरा देखें, बताएं, इधर देखें, लोन इनिशियली 1000 का है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का 10% होता है 100 रुपए, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 100 रुपए। हाँ, अब बताओ इसमें से फिजिकल इंटरेस्ट कितना होगा, 1000 का 5%, देखो फिजिकल इंटरेस्ट मैंने पहले निकाल दिया था 50, तो इस 100 रुपए में से 50 रुपए तो हमने अभी अभी दे दिए, 100 रुपए का इंटरेस्ट बना था, इसमें से 50 रुपए अभी अभी दे दिए, और बाकी जो डिफरेंस होगा वो एंड में देंगे, बाकी जो डिफरेंस होगा वो एंड में देंगे, तो वो लोन में डाल दो। हजरात एक बात बोलूं, पिछले सवाल में क्या हो रहा था, पिछले सवाल में 1% का भी फिजिकल इंटरेस्ट अभी नहीं दे रहे थे, तो पूरा का पूरा लोन आपका, वो लोन क्रेडिट हो रहा था, कंप्लीट अमाउंट से लोन क्रेडिट हो रहा था, क्योंकि सबका सब एंड में एक साथ देना था। लेकिन इस बार कुछ अभी दे दिया, कुछ अभी दे दिया, कुछ एंड में देंगे। अच्छा बताओ, आपका लोन इनिशियली 1000 का था, लोन इनिशियली 1000 का था, 50 रुपए से बढ़ गया, तो यहाँ हो गया होगा 1050, यहाँ कितना हो गया होगा, 1050 हो गया होगा। अब बताएं, सेकंड ईयर सामने वाली पार्टी के हमने 1050 यूज किए, सेकंड ईयर सामने वाली पार्टी के हमने कितने यूज किए, 1050, जरा इफेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई करें 10%, तो अब ये अमाउंट आएगा 105, देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये देखें सही, फिजिकल कैश वंस अगेन 50 रुपए देंगे, वो चेंज नहीं होता, और जो डिफरेंस है वो लोन में डाल देंगे, जो डिफरेंस है 55 रुपए का वो लोन में डाल देंगे, तो 1050 का ऑलरेडी लोन था 55 से बड़ा, 1050 प्लस 55 कितना होता है, 1105, 1105 आ गया, 1105 आ गया। अब सुनो, तीसरे साल हम इस 1105 पे 10% लगाएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए, देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 110.5, ये देख लो, फिजिकल इंटरेस्ट फिर वही होगा 50 रुपए, और अब बताओ 110.5 और 50 रुपए का फर्क कितना होता है, लोन में चला जाएगा 60.5, आंखें खुली रखना। बताओ, तीसरे साल के बिगनिंग में लोन था 1105, तीसरे साल के बिगनिंग में लोन था 1105 और फिर 60.5 से बढ़ा, तो एंड में जाके लोन इतने पे ही रुकेगा, देख लो एंड में जाके लोन रुकेगा 1165.5 पे, एंड में जाकर ये लोन रुकेगा 1165 पे, और यकीन करें एंड में हमें 116.5 ही पे करने थे, एंड में हमें कितने पे करने थे, 1165.5, तो आखिरी दिन हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएंगे बताओ, हमारा लोन 1165.5 का हो गया और यही पे करना है, वॉलेट निकालेंगे और सामने वाले को गिन के 1165.5 देंगे, तो एंड में एंट्री बनेगी लोन डेबिट 1165.5 और कैश क्रेडिट, लोन डेबिट 1165.5 और कैश क्रेडिट, और ये यूं कहानी खत्म हो जाएगी। अब मैं अब तुम्हें एक एविडेंस दे रहा हूँ कि काम सही हुआ है गलत हुआ है, पहले तो 30 सेकंड खामोश हुए देखो, फिर एविडेंस भी देता हूँ।
अब बताओ बेटा, ये जो लोन लिया है हमने 3 साल का, मेरी तरफ देखें, ये 3 साल के लोन में टोटल 2 खर्चे हुए हैं। इस 3 साल के लोन में यकीन करें बस 2 खर्चे हुए हैं। एक तो हमने रिडेम्पशन प्रीमियम दिया, ये देखो इधर देखो डब्बे में देखो 165.5 का रिडेम्पशन प्रीमियम दिया है। और हमने एक 3 साल का फिजिकल इंटरेस्ट दिया है। 1 साल का इंटरेस्ट 50 रुपए था, तो 3 साल का 150 रुपए होगा। 1 साल का फिजिकल इंटरेस्ट 50 रुपए था, तो 3 साल का 150 होगा। तो ये फिजिकल इंटरेस्ट भी दिया है 150 का। तो टोटल मिला के कितना है? 315.5 315.5 टोटल मिला के 315.5 टोटल मिला के 315.5 ऐसा ही है। हाँ सही, कुल मिला के डब्बा है 315.5। पक्की बात है। अब यानी 3 सालों का सारे खर्चे मिला लो तो बस यही है। तो देखते हैं ये सारे खर्चे जिंदगी पे स्प्रेड हुए या नहीं हुए। जरा कैलकुलेटर हाथ में रखें और गिने। पहले साल पीएनएल में कितना गया? पहले साल 100 रुपए का इंटरेस्ट गया, दूसरे साल 105 गया और तीसरे साल 110.5 गया। तीसरे साल 110.5 गया। हाँ ऐसा ही है, ठीक है। पहले साल 100 रुपए गया, दूसरे साल 105 और तीसरे साल 110.5 गया। इन तीनों को ऐड कर लेना तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कर लेना तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। देखो वो आएगा 315.5। इसका मतलब यहां से साबित हुआ कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एक ऐसी जादुई और मैजिकल चीज है जिसमें इन सबका इफेक्ट शामिल होता है। उसके जरिए सब स्प्रेड हो जाते हैं, उसके जरिए सब स्प्रेड हो जाते हैं, क्योंकि आपने पूरा काम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के थ्रू किया है। तो अब देखो, दो चीजें हमने पढ़ ली हैं। रिडेम्पशन प्रीमियम, रिडेम्पशन प्रीमियम सिर्फ नाम का रिडेम्पशन प्रीमियम है, हकीकत में वो सूद है। हकीकत में वो सूद है, तो स्प्रेड होगा ओवर द लाइफ ऑफ लोन। फिजिकल इंटरेस्ट तो मुंह से कह रहा है मैं इंटरेस्ट नहीं हूं, तो वो तो स्प्रेड होगा ही होगा, और हो ही जाता है। वो तो हो ही जाता है। ठीक है, दो चीजें पढ़ ली हैं, सिर्फ दो। अब तीसरी चीज एक और होगी। लोन नोट्स में शायद आपने नाम सुना होगा, डिस्काउंट। लोन नोट में एक चीज होती है डिस्काउंट। ठीक है, गौर से सुकून से सुनना। पहले मैं एक बहुत ही बच्चों वाला डायलॉग बोलता हूँ, आपने बचपन में सुने में होंगे डायलॉग। सुनिए। जो पार्टी लोन नोट्स इशू कर रही होती है वो लोन ले रही होती है। जो पार्टी लोन नोट्स इशू कर रही होती है वो लोन ले रही होती है। जो पार्टी लोन नोट्स इशू कर रही होती है वो लोन ले रही होती है, और जो पार्टी लोन नोट में पैसे लगा रही होती है वो लोन दे रही होती है। सही है, याद रखना। अब सुनो बेटा, हम लोग लोन नोट इशू कर रहे हैं। इस एग्जांपल में हम लोग लोन नोट इशू करने देंगे ईयर 0 पे। इधर देखें ईयर 0 पे, इधर आ जाए नीचे। हमारे लोन की फेस वैल्यू है 5,000। जो लोन नोट की पार वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो कितनी है? 5,000। हमारे लोन नोट की फेस वैल्यू, पार वैल्यू है 5,000। सही है। लेकिन हमारे लोन नोट का कोई खरीदार ही नहीं था, तो मैंने मैंने डिस्काउंट ऑफर किया 2,000 का। यानी यानी मैंने जो लोन नोट्स इशू किए उनकी फेस वैल्यू तो 5,000 थी। मैंने जो लोन नोट्स इशू किए उनकी फेस वैल्यू क्या थी? 5,000 थी। लेकिन हमने उस पर डिस्काउंट दे दिया 2,000 का। हमने लोगों को बोला हमें 2,000 नहीं चाहिए, जाओ माफ। आपको 5,000 वाला फेस वैल्यू वाला लोन नोट देते हैं, आप हमें फिजिकली सिर्फ 3,000 दे दें। यानी साफ साफ लफ्जों में बोलूं, 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो लोगों ने हमें फिजिकली कितना पे किया होगा? लोगों ने हमें फिजिकली पे किया 3,000। लोगों ने हमें फिजिकली कितना पे किया? 3,000। सही है। यानी कैश लोन जो हमारे पास आया वो 3,000 का आया। लेकिन दुनिया भर का उसूल है कि जब लोन वापस करने जाते हैं तो कम से कम फेस वैल्यू वापस करनी होती है। दुनिया भर का उसूल है कि जब लोन वापस करने जाते हो तो कम से कम फेस वैल्यू इशू करनी होती है। तो फेस वैल्यू वापस करनी होती है, तो वापस करेंगे 5,000। तो बताओ, लोन लिया था 3 का, लोन लिया था 3 का, वापस कर रहे हैं 5। तो 3 का लोन लेके 5 वापस कर रहे हो। पैसे पे जो पैसा देते हैं वो सूद ही तो होता है। पैसे पे जो पैसा देते हो वो इंटरेस्ट ही तो होता है। तो खुल के बोल दूं, हाँ, ये डिस्काउंट सिर्फ नाम का डिस्काउंट है, हकीकत में सूद है। ये डिस्काउंट सिर्फ नाम का डिस्काउंट है, हकीकत में क्या है? इंटरेस्ट है। ये डिस्काउंट सिर्फ नाम का डिस्काउंट है, हकीकत में क्या है? इंटरेस्ट है। और जब ये इंटरेस्ट ही है, तो इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड। तो जब ये लोन 5 साल पे 5 साल तक यूज हो रहा है और 5 साल तक फायदा दे रहा है, तो इस खर्चे को भी ओवर द लाइफ ऑफ लोन स्प्रेड कर देंगे। इस खर्चे को भी ओवर द लाइफ ऑफ लोन स्प्रेड कर देंगे। तो डिस्काउंट को भी ओवर द लाइफ
ऑफ लोन स्प्रेड कर देंगे। ओके, तो अब उस काफले में तीन चीजें हो गई, रिडेम्पशन प्रीमियम भी ओवर द लाइफ ऑफ लोन स्प्रेड होगा, फिजिकल इंटरेस्ट भी और डिस्काउंट भी। रिडेम्पशन प्रीमियम, फिजिकल इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये सब ओवर द लाइफ ऑफ लोन स्प्रेड हो जाएंगे। अब इस काफले की आखिरी चीज, इस काफले की आखिरी चीज, और उसका नाम है इशू कॉस्ट। इशू कॉस्ट पढ़ो, ये इस काफले की आखिरी चीज इशू कॉस्ट। क्या हुआ बेटा, मंथ ये ईयर जीरो है ना, आज मैंने कुछ लोन नोट्स इशू किए, मंथ जीरो या डे जीरो पे आज मैंने कुछ लोन लिया, लेकिन लोन नोट इशू करने के लिए मुझे बीच में लॉयर्स वगैरह रखने पड़े और उनकी लीगल कॉस्ट वगैरह देनी पड़ी, इशू कॉस्ट। तो मेरी इशू कॉस्ट लगी है 20,000, मेरी इशू कॉस्ट लगी है 20,000। और इशू कॉस्ट अभी अभी फिजिकली लग जाती है, अभी अभी पैसे देने पड़ते हैं। इशू कॉस्ट अभी अभी फिजिकली कैश के फॉर्म में पे करनी पड़ती है, इशू कॉस्ट अभी अभी फिजिकली कैश की फॉर्म में पे करनी पड़ती है, इशू कॉस्ट अभी अभी फिजिकली कैश की फॉर्म में पे करनी पड़ती है। हाँ, तो पेमेंट तो अभी कर दी इशू कॉस्ट की, लेकिन आप यूं सोचें इशू कॉस्ट क्यों लगी, ये इशू कॉस्ट क्यों लगी, क्योंकि लोन लिया। ये इशू कॉस्ट क्यों लगी, क्योंकि क्योंकि लोन लिया। और ये लोन हमें 1 मिनट फायदा नहीं पहुंचा रहा है, 1 घंटा नहीं बल्कि कई साल फायदा पहुंचा रहा है। ये लोन हमें 1 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, बल्कि कई साल फायदा पहुंचा रहा है। तो इस खर्चे को भी कई सालों पे स्प्रेड कर देंगे अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल। इस खर्चे को भी कई सालों पे स्प्रेड कर देंगे अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल। सही है, देखो इसकी थ्योरी पढ़ लो। व्हाई वी इनकर्ड दिस इशू कॉस्ट टू रेज लोन एंड नाउ दिस लोन विल गिव अस बेनिफिट फॉर 5 years, so we should spread this cost over 5 years। तो इशू कॉस्ट भी ओवर द लाइफ ऑफ लोन स्प्रेड हो जाएगी। अब बच्चे ने एक बड़ी सादी सी रिक्वेस्ट की, एक बड़ी अच्छी सी रिक्वेस्ट आई बच्चे की तरफ से। बच्चे ने कहा कि सर ऐसा कोई सवाल कराओ ना जिसमें चारों चीजें हों, जिसमें रिडेम्पशन प्रीमियम भी हो, फिजिकल इंटरेस्ट भी हो, डिस्काउंट भी हो और इशू कॉस्ट भी, सब चीजें एक साथ हो। मैंने कहा करा देते, कोई मसला ही नहीं, और आप इंशाल्लाह सीख भी जाएंगे, चारों चीजें एक साथ सीख जाएंगे। बस तरीका सिखाना है, टेक्निक सिखानी है। सही, स्टार्ट करें। चलो बेटा, ये रहा सवाल, ये रहा सवाल। पहले एक काम करो, सवाल की एक पिक्चर लेनी है तो ले लो, सवाल की एक तस्वीर खींचनी है तो खींच लो। सवाल की एक तस्वीर खींचनी है तो खींच लो। सही, अब सुनो, चलो बताओ फेस वैल्यू ऑफ लोन कितना है, जो लोन नोट्स हम इशू कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू 20,000। कूपन रेट कितना है, 4%। यही रुक जाओ, बस 2 लाइनें पढ़ के रुक जाओ, 2 लाइनें पढ़ के रुक जाओ। फेस वैल्यू ऑफ लोन गिवन है और कूपन रेट गिवन है। बताओ फिजिकल इंटरेस्ट कितना होगा। दुनिया भर में फिजिकल इंटरेस्ट निकालने का एक ही फॉर्मूला है, फेस वैल्यू ऑफ लोन इंटू कूपन रेट, फेस वैल्यू ऑफ लोन इंटू कूपन रेट, फेस वैल्यू ऑफ लोन इंटू कूपन रेट। तो 20,000 का 4% कितना होता है, ये डब्बा देखो, ये डब्बा डब्बा 800। फिजिकल इंटरेस्ट निकला है। अब अगली लाइन पढ़ें, हम अपने लोन नोट होल्डर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं 2.5% का, 2.5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, परेशान ना हो। इशू कॉस्ट लग रही है हमारी 534, रिडेम्पशन प्रीमियम है 10%। सर ये क्या है बेटा, जब 5 साल बाद लोन नोट वापस करेंगे ना, तो फेस वैल्यू तो देंगे ही देंगे, वो तो देना फर्ज है। फेस वैल्यू तो लौटाना फर्ज है, साथ हम रिडेम्पशन प्रीमियम भी दे देंगे 10% का। रिडेम्पशन प्रीमियम कितना दे देंगे, 10% का रिडेम्पशन प्रीमियम दे देंगे। तो 20,000 की फेस वैल्यू है, उसका 10% होता है 2,000। 20,000 की फेस वैल्यू, उसका 10% कितना होता है 2,000। तो 20 + 2, एंड में 22,000 रुपए वापस करने होंगे। एंड में 22,000 रुपए, यानी हमारा जो टेबल एंड में जाके रुकेगा वो 22,000 पे रुकेगा। हमारा जो टेबल एंड में जाके रुकेगा प्यारे बच्चों, वो 22,000 पे जाके रुकेगा। ओके, अब क्वेश्चन में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 7% और टर्म है 5 years। टर्म कितना है 5 years। अब मेरी तरफ देखें बेटा, आपको याद है अभी तक जो मैं करा रहा था वो डबल एंट्री से करा रहा था। अभी तक मैंने जितना भी आपको कराया वो सब डबल एंट्री से कराया। लेकिन एक बात बोलूं, अब मैं आपको स्केड्यूल से पढ़ाऊंगा। जैसे आपको मैंने याद नहीं है IFRS 16 पढ़ाया था, उसमें लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते थे, LAS,
तो ऐसा ही एक स्केड्यूल बनेगा और वो ज्यादा हिट चीज है, वो ज्यादा मशहूर चीज है। डबल एंट्री 5 साल की बनाओगे थक जाओगे। सही है। तो सवाल ये कि जो एमोटाइज कॉस्ट का टेबल स्टार्ट होगा वो किस वैल्यू से स्टार्ट होगा। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। सबसे पहले डे 1 पे देखते हैं हमने कितना नेट लोन लिया। डे 1 पे देखते हैं हमने कितना नेट लोन लिया। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ नेट लोन। बताओ, आपने क्वेश्चन की तस्वीर खींच ली है। जो लोन नोट मैंने अवाम उन्नास को इशू किए उनकी फेस वैल्यू थी 20,000। जागो। जो लोन नोट्स मैंने अवाम उन्नास को इशू किए उसकी फेस वैल्यू यानी पार वैल्यू थी 20,000। हाँ, अब बताओ। लेकिन मैंने लोगों से पूरे पैसे नहीं लिए। मैंने लोन नोट तो उनके हाथ में 20,000 वाले दे दिए, लेकिन अवाम से पूरे पैसे नहीं लिए। उनको 2.5% का डिस्काउंट दिया था, ऊपर पड़ा था 2.5%। जरा 20,000 का 2.5% देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, स्क्रीन पे आओ। 20,000 का 2.5% होता है 500। तो 500 रुपए उसी वक्त कट गए। यानी अवाम ने मुझे 19,500 दिए होंगे। मुझे कितने दिए होंगे? यानी जो फिजिकल कैश लोन आज जो मैंने लिया होगा वो 19,500 का लिया होगा। भाई, लोगों के हाथ में जो लोन नोट दिए उसकी फेस वैल्यू तो 20,000 थी, लेकिन बेटा लोगों से पूरे पैसे नहीं लिए, 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो 20,000 में से 500 आउट कर दो तो कितने रह गए? 19,500। अब 19,500 का लोन आया मेरी तरफ, देखिए मैं स्टाइल से बता रहा हूँ। 19,500 है तो मैं गिन रहा था, गिन 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 गिन, मेरी आदत है पैसे गिनने की। तो मैं 19,500 गिन रहा था, गिन 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 गिन। अचानक से दरवाजा खुला, अचानक से दरवाजा खुला। अंदर भागा भागा असिस्टेंट आया, भागा भागा असिस्टेंट आया, बोला सर बाहर लॉयर वेट कर रहा है, बाहर लॉयर वेट कर रहा है, उसको इश्यू कॉस्ट देनी है। क्या देनी है? और मैं नोटे गिन रहा था, 19,500 गिन रहा था। मैंने कहा कितनी देनी है? मैंने कहा कितनी देनी है? तो उसने बोला 534। 500। तो उन्हीं नोटों में, इधर देखो, उन्हीं नोटों में गिनते गिनते मैंने 534 अलग किए। मैंने कहा ये दे दे, ये दे दे लॉयर को। 534 अलग किए। तो जब 534 निकाल दिए 19,500 में से, तो कितना रह गया? 18966। 18966। यकीन करें, जो नेट, मेरे अल्फाज सुने, जो नेट कैश लोन आज मेरे हाथ में रह गया वो 18966 है। जो नेट कैश लोन आज मेरे हाथ में रह गया वो है 18966। और याद रखना, अब आप एमोटाइज कॉस्ट अकाउंटिंग जो शुरू करोगे, जो काफी देर से पढ़ रहे थे, वो नेट कैश लोन से ही स्टार्ट करोगे। सर पिछले सवाल में तो आपने ऐसा नहीं कराया, क्योंकि उन सवालात में ना डिस्काउंट था ना इशू कॉस्ट। पिछले ऊपर वाले सवालात में जो अभी कराए थे उसमें ना डिस्काउंट था ना इशू कॉस्ट, तो डायरेक्ट फेस वैल्यू से ही स्टार्ट हो रहा था। इसमें डिस्काउंट भी है और इशू कॉस्ट भी है, तो ये नेट अमाउंट से स्टार्ट होगा। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, बिस्मिल्लाह करता हूँ। आप लोग जरा कैलकुलेटर अपना हाथ में रखें और मुझे हेल्प करेंगे। आप, मेरा जो एमोटाइज कॉस्ट का टेबल स्टार्ट होगा 18966 से स्टार्ट होगा। अब देखें, टोटल कॉलम्स देख लें, 4 कॉलम्स हैं। एक इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक इंटरेस्ट पेड है और एक एसी। एसी का मतलब एमोटाइज कॉस्ट। एसी का मतलब क्या है? एमोटाइज कॉस्ट कैरेट फॉरवर्ड। बेटा आपको आज ही ऊपर पढ़ा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा इफेक्टिव रेट पे बुक होगा, ईआईआर। और ईआईआर कितना है? 7%। इस सवाल में ईआईआर कितना है? 7%। चलो भाई बच्चों, आप लोग अब मुझे बताते जाओ, आप लोग मुझे बताते जाओ। 18966 का 7% लो, 18966 का 7% लो भाई, 1328। बेटा पहले साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस आया 1328। अब बताओ, इस 1328 में से फिजिकली हम पे करेंगे 800। याद है ऊपर फिजिकल इंटरेस्ट निकाला था? अभी अभी फिजिकल इंटरेस्ट निकाला था 800। तो फिजिकली 800 पे कर देंगे और जो डिफरेंस है वो एंड में पे होगा। जो डिफरेंस है वो एंड में पे होगा। अब ये डिफरेंस है 528 रुपए। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 500। ये ओपनिंग बैलेंस में जरा ऐड करना, 528 रुपए ओपनिंग बैलेंस में ऐड करो। 19494। ये देखो क्लोजिंग आया 19494। ये देखो पहले साल की वर्किंग हो गई। अब जो पहले साल का क्लोजिंग होगा वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। 19494 नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग आ गया। अब नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालते हैं। 19494 का 7% लो, 19494 का 7% लो, 1365। सही है। अब बताओ इस बार भी फिजिकल इंटरेस्ट कितना जाएगा? 800। इस बार भी फिजिकल इंटरेस्ट कितना जाएगा? 800 जाएगा। हाँ, बताओ इन दोनों का डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस में अपडेट करो, इन दोनों का डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस में अपडेट करो। 20059। ठीक है। अब ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग आ गया 20059। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग आ गया। अब आप मुझे बताएं इसका 7% लें, इसका 7% 1404। 1404। फिजिकल इंटरेस्ट दोबारा 800 आएगा, डिफरेंस अपडेट कर दो। 2220663। ठीक है। अब फिर ये ओपनिंग बैलेंस में अपडेट हो जाएगा।
ठीक है, अब 7%, 1446, फिजिकल इंटरेस्ट 800, अपडेट 21309, 4 साल हो गए यहाँ। अब आखिरी साल है, देखो यहाँ लिखा 21309, फिर 7% लो इसका, 1492, फिजिकल इंटरेस्ट फिर 800 है, अपडेट करो, इंशाल्लाह अजीज 22,000 पे आके रुकेगा। ये कम बेश 22,000 पे आके रुकेगा। 22,000 1 रुपया है, 22,000 पे आके रुक गया। देखो ये टेबल अल्टीमेटली 22,000 पे आके रुक गया। आंखें खोल के देख लो, शराफत से देख लो और बताओ, यकीन करो ईयर 5 के एंड पे 22,000 ही तो देने थे, क्योंकि ऊपर लिखा था कि आपको 10% का रिडेम्पशन प्रीमियम देना है। ऊपर लिखा था कि ईयर 5 के एंड पे 10% का क्या देना है, रिडेम्पशन प्रीमियम। तो जब लोन नोट वापस दिए जाते हैं, जब लोन वापस दिया जाता है तो पार वैल्यू तो लौटाई जाती ही जाती है, पार वैल्यू तो लौटाई जाती ही जाती है प्लस रिडेम्पशन प्रीमियम। तो 20,000 की पार वैल्यू थी और 2,000 का प्यारे बच्चों रिडेम्पशन प्रीमियम था। 2,000 का रिडेम्पशन प्रीमियम था। हाँ जी, तो अल्टीमेटली टोटल 20 और 2 22,000 देने थे। तो ये टेबल 22,000 पे आके रुका, इसका मतलब बिल्कुल सही रुका। ये टेबल 22,000 पे आके रुका, इसका मतलब बिल्कुल सही रुका। 1-2 मिनट रुक जाओ, फिर एक और बड़ी सुपर एविडेंस दूंगा। अब चलो एक तुम्हें एविडेंस देता हूँ कि हमने काम सही किया गलत किया, उसकी एविडेंस अब तुम्हें दे रहा हूँ। देखो बेटा, ये जो हमने लोन लिया है ना, ये जो लोन लिया है, इस लोन लेने पे 5 सालों का लोन लिया है। पहले मेरी बात सुनो बिल्कुल सब्र तहम्मुल से। इस 5 साल के लोन पे कुल मिला के 4 खर्चे हुए हैं। देखो इस 5 साल के लोन पे, हाँ आप खोल दो, इस 5 सालों के लोन तो खोल दो, बाहर जाके खोल दो। इस 5 साल के लोन पे कुल मिला के 4 खर्चे हुए हैं। इस 5 साल के लोन पे कुल मिला के चार खर्चे हुए हैं। 4, एक एक करके गिनता हूं, बिल्कुल हिम्मत से बैठे। नंबर 1 देखो इधर, सबसे पहला एक खर्चा हुआ है डिस्काउंट। डिस्काउंट नामी एक खर्चा हुआ था सबसे पहले, डिस्काउंट नामी एक खर्चा हुआ था और वो हुआ था 500 रुपए का, याद है। दूसरा खर्चा हुआ था इशू कॉस्ट। दूसरा खर्चा क्या हुआ था, इशू कॉस्ट हुआ था 534, ठीक है। तीसरा खर्चा हुआ था रिडेम्पशन प्रीमियम। तीसरा खर्चा हुआ था रिडेम्पशन प्रीमियम, और रिडेम्पशन प्रीमियम हुआ था कितने का, 2,000 रुपए का, सही है। और चौथा खर्चा हुआ था फिजिकल इंटरेस्ट। चौथा खर्चा हुआ था फिजिकल इंटरेस्ट, जो कि हुआ था कितने का, 1 साल का 800 रुपए था। 1 साल का फिजिकल इंटरेस्ट 800, तो 5 सालों का कितना हुआ, 800 इंटू 5 4,000, सही है। ये देख लो भाई, ये कुल मिला के जिंदगी भर के खर्चे आ गए। ये कुल मिला के इस 5 सालों के लोन पे 4 खर्चे हुए हैं। इस 5 साल के लोन पे कुल मिला के 4 खर्चे हुए हैं, 4। कोई एक बच्चा इन चारों को ऐड करे, कोई एक बच्चा इन चारों को ऐड करे, मेरे ख्याल से हो जाएगा 7034। 7034 ये टोटल खर्चा आ गया। 7034 ये टोटल खर्चा आ गया। ये 7034 ये टोटल खर्चा आ गया। 7034 ये टोटल खर्चा आ गया। हाँ पक्का। अब मेरा एक स्टेटमेंट सुनो, अल्लाह करे समझ में आ रही है, अल्लाह इनको दिमागों में डाल दे। मेरा दावा ये है कि ये 7034 ओवर द लाइफ स्प्रेड हो चुका है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के थ्रू ये ओवर द लाइफ स्प्रेड हो चुका है। बताओ इन 5 सालों में जो चीज इनकम स्टेटमेंट में गई है, इन 5 सालों में जो चीज इनकम स्टेटमेंट में गई है, वो ये कॉलम गया है, ये वाला, ये देखो ये वाला कॉलम गया है। कोई एक बच्चा क्या, तमाम बच्चे इस कॉलम को ऐड कर लें। इंटरेस्ट एक्सपेंस वाले कॉलम को ऐड कर लो, देखो आपको प्रूफ मिल जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस वाले कॉलम को ऐड कर लो, आपको प्रूफ मिल जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस वाले कॉलम को ऐड कर लो, आपको प्रूफ मिल जाएगा। करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस वाले कॉलम को ऐड करोगे तो 7034 आ जाएगा, कर लो। इसका मतलब बिल्कुल सही ओवर द लाइफ ऑफ लोन स्प्रेड हुआ है। यानी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एक ऐसी जादुई चीज है
कि जिसका नाम को आप सोचो, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के नाम को सोचो, इफेक्टिवली उसके अंदर हर चीज का इम्पैक्ट है, इफेक्टिवली उसमें तमाम कॉस्ट का इम्पैक्ट है और वो सबको स्प्रेड कर देता है ओवर द लाइफ सबको स्प्रेड करवा देता है। सही, लीजिए जनाब, आपकी खिदमत में मौजूद है, सब चीजें देख लें। सही, मुझे एक मैसेज करके बताएं आप लोग बात समझ गए? एक मैसेज करके रिप्लाई करो अगर बात समझ गए तो। सब बता दें भाई प्लीज। चलो बेटा, अब इसी का एक भाई टॉपिक है, भाई टॉपिक, तुम सिर्फ कंसंट्रेट करोगे समझ जाओगे, ओनली कंसंट्रेशन, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। सीधी सी बात बोल रहा हूं, इधर देखो, अभी तक मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा है लोन लेने वाले के लिए, लोन लेने वाले के लिए। अब जरा ऑपोजिट साइड पे आ जाओ, लोन देने वाले के लिए। अभी तक मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा है लोन लेने वाले के लिए, तो अगर इसी टॉपिक को उल्टा करो तो लोन देने वाला बन जाएगा, यानी इन्वेस्टर बन जाएगा। तो बेटा सीधी बात बोलूं, अभी लोन लेने वाले की बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस वाली एंट्री बन रही थी ना, उसकी बुक्स में बनेगी, उसमें इंटरेस्ट इनकम की एंट्रीज बनेंगी। क्या बनेगी? इंटरेस्ट इनकम की, यानी बिल्कुल बिल्कुल 180 डिग्री का काम होगा, टोटल 180 डिग्री अकाउंटिंग होगी। आप पूरी गौर और फिक्र से देखेंगे और सुनेंगे तो समझ जाएंगे। बस करना क्या है, एक सवाल मुझे कराना है, फिर एक आप लोगों ने करके देना है, एक मैंने कराना है और एक आप लोगों ने करके देना है। चलो ये रहा सवाल, देखो यहाँ, ये देखें, ये देखें सवाल आपके सामने, थोड़ी सी राइटिंग ऐसी है, कोई मसला डरने का नहीं है। क्या लिखा है? 6% लोन नोट परचेज। याद रखना, लोन नोट के बिल्कुल साथ चिपक के जो रेट खड़ा होता है वो कूपन रेट होता है। वो क्या होता है? कूपन रेट। परचेज इसका मतलब लोन नोट में पैसा लगाया। इस बार हम इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग कौन है? इन्वेस्टर्स हैं। और उनकी फेस वैल्यू 1 लाख। फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख। सबसे पहले मुझे बताओ, आप मुझे फिजिकल इंटरेस्ट बताओ कितना होगा फिजिकल इंटरेस्ट। पूरी दुनिया में एक ही फॉर्मूला है फिजिकल इंटरेस्ट का, फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट, फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट, फेस वैल्यू इंटू, तो 1 लाख का 6%, 1 लाख का 6% होता है 6,000। 1 लाख का 6% क्या होता है? 6,000 होता है। सही है, ओके। अब बेटा इस बार मैं इन्वेस्टर हूं, मैं लोन लेने वाला नहीं हूं, लोन देने वाला हूं। तो इस बार सामने वाले ने मुझे डिस्काउंट दिया 5,000 का, सामने वाले ने मुझे डिस्काउंट कितना का दिया? 5,000 का। अब बहुत ही गौर से सुने मेरा ये डायलॉग, काम का डायलॉग है, काम आएगा। जब हम लोन लेने वाले होते हैं, सामने देखें, जब हम लोन लेने वाले होते हैं तो जितना नेट कैश हमारे पास आता है उससे हमारा एमोर्टाइज कॉस्ट टेबल स्टार्ट होता था। और अब हम लोन देने वाले हैं तो जितना नेट कैश हमारे जेब से जाएगा उससे हमारा एमोर्टाइज कॉस्ट टेबल स्टार्ट होगा। फिर सुनो, जब हम लोन लेने वाले होंगे तो जितना नेट कैश हमारे पास आएगा उससे एमोर्टाइज कॉस्ट टेबल स्टार्ट होगा। और अब जब हम लोन देने वाले हैं तो जितना नेट कैश हमारे जेब से जाएगा उससे एमोर्टाइज कॉस्ट टेबल स्टार्ट होगा। सही है। अब बताओ, फेस वैल्यू ऑफ लोन कितना है? 1 लाख। यहाँ देखें, तो मैंने जो लोन नोट खरीदा उनकी फेस वैल्यू 1 लाख थी, लेकिन सामने वाले ने मुझे 5,000 का डिस्काउंट दिया। तो बताओ मेरे जेब से नेट कैश कितना लिया होगा? 95,000। सही है। तो मेरे जेब से जो नेट कैश गया वो 95,000 का गया। अब देखो डबल एंट्री, देखो डरना नहीं, डरने का नहीं है। डबल एंट्री ये बनेगी मेरे बुक्स में, देखो, फाइनेंशियल एसेट डेबिट 95,000 और मैंने इन्वेस्टमेंट की तो मेरी जेब से कैश गया ना। फाइनेंशियल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर किसी को फाइनेंशियल एसेट के नाम से एलर्जी है, अगर किसी को फाइनेंशियल एसेट के नाम से एलर्जी है तो वो लोन रिसीवेबल भी लिख सकता है, कोई नाराजगी नहीं है।
लोन रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो अभी तक मेरे जेब से नेट कैश गया है 95,000 का। अभी तक मेरे जेब से नेट कैश कितना गया है? 95,000 का नेट कैश गया है, 95,000 का नेट कैश गया है। अब एक बड़ा जबरदस्त नाम है, रुकना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या नाम लिखा है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बेटा जब हम लोन ले रहे थे, देखें तो सही बोर्ड पे सामने देखें, जब हम लोन ले रहे थे तो एक वर्ड था इशू कॉस्ट और अब वर्ड है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब हम इन्वेस्टर्स हैं, अब हम लोग इन्वेस्टर्स हैं। बेटा एक मिनट देखें, इन्वेस्टर के लिए जो कॉस्ट लगती है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। मैं समझाऊं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां कमीशन वगैरह देना पड़ता है ना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वहां कमीशन वगैरह देना पड़ता है, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही तो होती है। तो अब अगर आप लोन नोट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस पर भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो अब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट मेरे जेब से जा रही है, मेरी कॉस्ट है, मेरे जेब से जा रही है। देखो एंट्री देखो, 4,000 रुपए की एंट्री देखें, यहाँ देखें, कैश क्रेडिट 4,000। देखो इधर कैश क्रेडिट हुआ। और अब एक ऑप्शन मेरे पास ये कि मैं पीएनएल डेबिट कर दूं, लेकिन अगर मैंने पीएनएल डेबिट कर दिया तो कई सालों का खर्चा एक सेकंड में एक्सपेंस आउट हो जाएगा। कई सालों का खर्चा एक सेकंड में एक्सपेंस आउट हो जाएगा और ये मैचिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट होगा। ये मैचिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट होगा। तो देखो कैपिटलाइज करो इसको भी, इसको भी फाइनेंशियल एसेट में डाल दो, इसको भी फाइनेंशियल एसेट में डाल दो। और अब ईमानदारी से बताओ, मैंने क्या बोला था? जो एमोटाइज कॉस्ट टेबल हमारा स्टार्ट होगा वो उस अमाउंट से होगा जितने नेट पैसे हमारे जेब से गए। जितने नेट पैसे हमारे जेब से गए उससे एमोटाइज कॉस्ट टेबल स्टार्ट होगा, उससे एमोटाइज कॉस्ट टेबल स्टार्ट होगा। ओके, तो हमारे जेब से गए 99,000। कितने गए? 99,000 जेब से गए नेट कैश, और हमारा एमोटाइज कॉस्ट टेबल भी उसी से स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ, मेच्योरिटी 3 साल है। आइए मैं आपके सामने एमोटाइज कॉस्ट टेबल बनाता हूँ, पहले ये 30 सेकंड की खामोशी देख लें। अब देखो, बताओ भाई, यार मैंने जो एंट्रीज बनाई है वो ऑलरेडी बनी हुई थी। हाँ ये देख लो, ये बनी हुई थी, वो मैंने वापस भी बना दी है, ठीक है। अब बताओ टेबल स्टार्ट करते हैं। देखो ये तुम्हारे सामने कॉलम्स का टेबल नजर आ रहा है, सामने देखें। एमोटाइज कॉस्ट का ब्रॉड फॉरवर्ड होगा 99,000, देखते रहे, डरने का नहीं है। अब एक कॉलम है इंटरेस्ट इनकम, एक इंटरेस्ट रिसीव है, और इस बार एक नया कॉलम भी बना है एमोटाइजेशन। डरना नहीं, ये भी समझा दूंगा। एक नया कॉलम है, जरूरत नहीं थी लेकिन बना दिया है, सही है। अब चलो बताओ बेटा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में कितना है देखें। EIR इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 10%, नजर आ रहा है? क्वेश्चन नजर आ रहा है, देख लो भाई। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 10%। अजान हो रही है, 1 मिनट रुक रहा हूँ। अजान हो रही है इसलिए खामोश।
चलो प्यारे बच्चों एक मिनट सुनो बेटा, ये वैसा ही कॉलम है, इस बार हमने लोन लिया हुआ नहीं है, लोन दिया हुआ है, प्लीज सुने। उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस का कॉलम था, इसमें बेटा इंटरेस्ट इनकम का कॉलम है। उसमें इंटरेस्ट पेड होता था, इसमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है। एक कॉलम और बना दिया एमोटाइजेशन का, वो मैं समझा दूंगा, आप डरे नहीं। चल इधर देखें, बताओ हमारा एमोटाइज कॉस्ट टेबल 99,000 से शुरू हुआ था। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट सवाल में था 10%, तो 99,000 का 10% होता है 9900। फिजिकल इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा? 6,000। अब बताओ 9900 और 6,000 का फर्क कितना है? 3900 ना, ये जाएगा एमोटाइजेशन में, सही है। और अब ये ओपनिंग बैलेंस में अपडेट कर दो, इस 3,900 को ओपनिंग बैलेंस में अपडेट कर दो। चलो मुझे एक बंदा कैलकुलेशन करके भेजे, जो करके भेज रहा था। 102,900 क्या आ गया? 102,900, ये आपके पास क्लोजिंग आ गया। अब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग फिर ये आएगा 102,900। अब इस पे 10% लगाओ, 10290 आया। फिजिकल इंटरेस्ट 6,000 रुपए फिक्स है, सही। बेटा इन दोनों का फर्क कितना है? 4290, वो एमोटाइजेशन में आ गया। और अब डिफरेंस अपडेट करें, ये 4290 ओपनिंग बैलेंस में अपडेट करो, 4290 ओपनिंग बैलेंस में 107,190। ओके, अब देखें, एक मिनट देखते रहे। फिर थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा 107,190। इस पे जरा 10% लगाना, 10719। फिर इस फिजिकल इंटरेस्ट कितना होगा? 6,000। अपडेट करो, ये हो जाएगा 4719, एमोटाइजेशन में आ जाएगा। अब ओपनिंग बैलेंस में अपडेट कर दो, ये देखो कुछ जादू होने वाला है, देखते रहो। 11,111,909 आपका ये फाइनल टेबल आके रुका ईयर 3 के एंड पे 11,1,909 पे। भाई अब सब जाग जाओ, सब जाग जाओ प्लीज प्यारे बच्चों, सब जाग जाओ। आपका टेबल 11,1,909 पे आके रुका, यकीन करें बिल्कुल सही आके रुका, बिल्कुल सही आके रुका। बच्चे ने कहा दलील दलील दूं? एक मिनट देखो, जो फेस वैल्यू थी वो 1,00,000 थी, देखें क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितनी थी? 1,00,000। फेस वैल्यू कितनी थी? 1,00,000। तो एंड में फेस वैल्यू तो मिलेगी मिलेगी, प्लस रिडेम्पशन प्रीमियम भी मिलता है, ये रहा रिडेम्पशन प्रीमियम, देखो। तो 1,00,000 तो मुझे मिलना ही था, प्लस 1,19,011,909। 1,00,000 तो मिलना ही था, प्लस 1,19,009, तो कुल मिला के मुझे कितना मिलना चाहिए था? 1,11,909। देख लो इन दोनों को, इन दोनों को देख लो, 1,11,909 मुझे मिलना चाहिए था, और बिल्कुल सही मिला मुझे, बिल्कुल सही 1,11,909 मुझे मिला। 1,11,909 मुझे बिल्कुल सही मिल गया, नहीं समझे? 1,11,909 मुझे बिल्कुल सही एंड में जाके रुका। अब बच्चे ने ऐसे ही मासूमियत, मासूम बच्चों ने बोला कि सर ये बताएं कि क्या चीजें सही तरह जिंदगी पे स्प्रेड हो गई? आप गिनवा सकते हैं? हाँ गिनवा सकते हैं, समझाता हूं। इस बार मेजॉरिटी चीजें हमारी कमाई है, यकीन करें, इस बार इन्वेस्टर हैं हम लोग। इस बार मेजॉरिटी चीजें हमारी कमाई है, सिवाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो हमारा एक्सपेंस है। मेजॉरिटी चीजें इस बार हमारी कमाई है, सही है। मैं एक डब्बा बना के तुम्हें समझाता हूँ, जैसे पहले समझाया था। आओ कमाई का डब्बा बनाते हैं, अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, शायद इंशाल्लाह सीख जाएंगे आप। सुनिए भाई, सबसे पहले तो हमें इधर देखो, डिस्काउंट हमने कमाया, डिस्काउंट 5,000 रुपए का कमाया था। 5,000 रुपए का डिस्काउंट हमारी एक कमाई है, हमारे, हम लोग इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर, हमें डिस्काउंट मिला है। रिडेम्पशन प्रीमियम हमने कमाया है, रिडेम्पशन प्रीमियम हमने कमाया है 11,1,909, ये भी हमारी कमाई है, ओके। हाँ, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो हमारा खर्चा है। तो मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को यहाँ नेगेटिव में लिखूंगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारा खर्चा है, तो वो मैं नेगेटिव में लिखूंगा, सही है। और एक और चीज हमने कमाई है, फिजिकल इंटरेस्ट। हमने 3 सालों तक 6,000 रुपए का फिजिकल इंटरेस्ट कमाया है, 3 सालों तक 6,000 रुपए का फिजिकल इंटरेस्ट कमाया है। तो 18,000 रुपए का हमने फिजिकल इंटरेस्ट भी तो कमाया है। हाँ, अब बताओ बेटा, हमारी 3 सालों की नेट कमाई कोई बता सकता है? कोई बच्चा इन 3 सालों की हमें नेट कमाई बता सकता है? चलो करो, 18,000 में 5,000 ऐड करो, 11,909 ऐड करो, और 4,000 लेस करो। 3 सालों की नेट कमाई बताओ कितनी है? 30,909। 3 सालों की नेट कमाई है 30,909। देखते हैं क्या ये 30,909 इनकम स्टेटमेंट में ऐड हुआ है? हमारी इंटरेस्ट इनकम इनकम स्टेटमेंट में ऐड हुआ है? जरा इस कॉलम को ऐड करना, इस कॉलम को बेटा, इंटरेस्ट इनकम वाले कॉलम को सब ऐड करो, जरा देखो 30,909 बन रहा है, देख लो 30,909 बन रहा है। हाँ, हो गया स्प्रेड। अब आज तुम्हें एक और चीज सिखाते हैं, चलें एक और चीज सिखाते हैं। आपने एक चीज नोटिस की, इस बार मैंने एमोटाइजेशन का एक कॉलम बनाया,
एमोटाइजेशन का एक कॉलम बनाया। हाँ, एमोटाइजेशन का मतलब क्या है, चलो इधर देखो। एमोटाइज का मतलब कोई एक चीज जो अभी लग रही है उसको स्प्रेड कर देना। कोई एक चीज जो अभी एक साथ लग रही है, एक एंड पे लग रही है, उसको स्प्रेड करना। तो एक बात बोलूं, रिडेम्पशन प्रीमियम एमोटाइज होता है, हाँ। डिस्काउंट एमोटाइज होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एमोटाइज होती है, लेकिन फिजिकल इंटरेस्ट तो ऑलरेडी टूटा टूटा है। फिजिकल इंटरेस्ट तो तोड़ तोड़ के मिल रहा है हर साल। तो फिजिकल इंटरेस्ट को एमोटाइज करने की जरूरत नहीं है। एमोटाइज सिर्फ ये ऊपर की, ये देखो इधर देखो, एमोटाइज सिर्फ ये तीन चीजें होंगी। एमोटाइज सिर्फ ये तीन चीजें होंगी, मेरे डब्बे में जाके देखो। एमोटाइज सिर्फ ये तीन चीजें होंगी। एमोटाइज ये सिर्फ तीन चीजें होंगी, इन तीनों को नेट करो। फिजिकल इंटरेस्ट तो वैसे ही टूटा हुआ है, टूट टूट के मिल रहा है। फिजिकल इंटरेस्ट तो हर साल तोड़ तोड़ के मिल रहे हैं, उसको एमोटाइज करने की जरूरत नहीं है। तो एमोटाइज असल में तीन चीजें हो रही हैं। तो बताओ, इन तीनों को मिलाओ, ये होगा 12,909। 12,909। जरा अल्लाह के बंदो, ये एमोटाइजेशन वाले कॉलम को अपडेट करो, एड अप करो, तो ये बनेगा 12,909। यानी बिल्कुल सही तीन चीजें एमोटाइज हो गई हैं। तीन चीजें बिल्कुल सही एमोटाइज हो गई। फिजिकल इंटरेस्ट को एमोटाइज करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी टूटा हुआ होता है, टूट टूट के मिल रहा होता है। हाँ, गेम समझ गए? बोले, गेम समझ गए? रिप्लाई कर दें भाई, गेम समझ गए? हाँ जी, समझ गए। अब एक सवाल आप लोगों ने करके देना, और क्लास ऑफ वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आपने खुद करना है। ये रहा, ये रहा, ये सवाल, ये रहा, देखो देखो, सवाल तुम्हारे सामने पूरा पिक्चराइज कर देते हैं। ये रहा, 8% लोन नोट्स, ये रहा सवाल, देखो मैं पूरा हाईलाइटेड कर रहा हूँ। ये रहा, 8% लोन नोट्स परचेज एट 4 लाख, ये फेस वैल्यू है, 4 लाख फेस वैल्यू है। 4 लाख इज फेस वैल्यू, ओके। डिस्काउंट का अमाउंट है $1,000। ट्रांजेक्शन कॉस्ट $2,000। रिडेम्पशन प्रीमियम 27811। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट गिवन है, मेच्योरिटी गिवन है, सारा काम करके दें। चलें स्टार्ट करें।
ओके बेटा सुन लें आंसर्स, ये आपका टेबल एंड होगा 427811 पे, 427811 पे आपका टेबल एंड हो रहा होगा। हाँ 427811 पे आपका टेबल एंड हो रहा होगा, देख लो ऐसा ही है जी। मैं भेजता हूं आप लोगों को। ठीक है तो मैंने आप लोगों को सोल्यूशन भेज दिया है। चलें अपना ख्याल रखिएगा और अब अगले कमिंग वीक में भी मैं इंशाल्लाह 3 क्लासेस लूंगा, क्योंकि अब देखें आपको पता है कोर्स बड़ा है और डिटेल में करना है तो टाइम लगेगा। तो मैं आपको टाइम मैसेज करता हूँ। एक तो फ्राइडे और सैटरडे वाली क्लास तो है ही, एक और क्लास का मैं आपको बताऊंगा रात के टाइम होगी किसी दिन। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज।